अगले दिन अमृता को अपने मन को शुद्ध करने और प्रार्थना करने के लिए एक छोटे से प्रार्थना कक्ष में बुलाया गया। प्रार्थना कक्ष संकरा और साधारण था, लेकिन अमृता ने ये कहकर जिद नहीं की कि वह ऐसा नहीं करेगी। वैसे भी उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। हेली, जो इस तरह के व्यवहार से नाराज थी, दोपहर के भोजन के समय तक शांत हो गई। उसे एहसास हो गया था कि यह केवल उन्हें हतोत्साहित करने की मंदिर की कोशिश नहीं थी। क्या आप ठीक हैं? क्या मैं सोच रही थी कि क्या यह उस फैसले की वजह से है जिसमें मंदिर ने डावरजर मार्शनेस को पूरी तरह नष्ट करने का फैसला किया है। ये कहते हुए हेली थोड़ी नाराज थी। अमृता के सामने अपनी माँ को डावरजर मार्शनेस कहना और उसे नष्ट करने जैसे शब्दों से जोड़ना उसे अजीब लग रहा था। अमृता ने सहजता से उत्तर दिया, तुम्हें लगता है कि मंदिर मेरी माँ को जिंदा जला देगा? मौजूदा माहौल को देखते हुए मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। अगर महामहिम की मध्यस्थता स्वीकार की जानी होती तो हालात ऐसे नहीं होते। ये भी सही है। मैं तो चाहती हूँ कि हेली बिना कुछ कहे रुक गई और अपने होंठ काट लिए। अमृता हल्के से मुस्कुराई। मैं समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, हेली। हेली ने माफ़ी नहीं मांगी। अगर मीरा को इसी तरह जिंदा जला दिया जाता तो अमृता आखिरकार उस बोझ से मुक्त हो जाती जिसमें उसे अपनी माँ कहने की मजबूरी थी। भविष्य को देखते हुए यह अमृता के लिए कहीं बेहतर होता। दुर्भाग्य से मंदिर ऐसा नहीं कर सकता। अगर मेरी माँ को जिंदा जला दिया गया तो इस बार जनता की राय पूरी तरह बदल जाएगी और मैं और मेरा भाई पीड़ित बन जाएंगे। तथाकथित बुद्धिजीवी मंदिर द्वारा किसी महिला को जिंदा जलाने को बर्बर कृत्य कहकर उसकी निंदा करेंगे। मंदिर के समर्थन में खड़ी जनता की राय तुरंत दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। सबसे पहले नास्तिक लोग मंदिर के खिलाफ हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग अब तक विरोध प्रदर्शनों को अत्यधिक मानते थे लेकिन मानव बलि की वजह से चुप थे, वे भी खुलकर अपनी बात रखने लगेंगे। हमेशा कुछ ऐसे तटस्थ लोग होते हैं जो खुद को बहुत भावहीन दिखाते हैं। और बिशप अकिम को सबसे ज्यादा जिस चीज से नफरत थी वह ये धारणा थी कि मंदिर की शिक्षाओं का पालन केवल बूढ़े और ग्रामीण लोग करते हैं। इसीलिए मेरा बड़ा भाई मूर्ख है। अगर उसने माँ को छोड़ने का फैसला किया है तो उसे यह बात साफ साफ दिखानी चाहिए थी, न कि इस तरह उससे दूरी बनानी चाहिए थी। बेहतर होता कि वह रोसन मैंशन को जला देता या मंदिर में माँ को जिंदा जलवा देता, फिर मियाँ महाराज दी एम्परर के सामने खड़ा होकर रोता। ये बहुत डरावनी बात है, लेकिन इस स्थिति से निकलने का यही सबसे कम नुकसान वाला तरीका है। मामला जल्दी खत्म हो जाता और अंत में सिर्फ एक ऐसा बेचारा बेटा बचता जिसने अपनी माँ को दुखद तरीके से खो दिया। अमृता की कठोर बातों पर हेली ने अपने निचले होंठ को काट लिया। क्या आप ऐसा करने का इरादा रखती हैं, महामहिम? सौभाग्य से मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को इससे कोई फायदा मिले। जी, पहले बिशप अकिम से मिलते हैं, अमृता ने ऐसा कहा। शाम काफी बीत जाने के बाद बिशप अकिम आखिरकार उससे मिलने आया। बिशप अकिम सत्ता केंद्रित व्यक्ति था, चाहे वह खुद इसे स्वीकार करता हो या नहीं, वह ऐसा ही था। वह धर्मनिष्ठ था और धार्मिक सिद्धांतों का गहरा ज्ञान रखता था। वह न केवल बहुत शिक्षित था बल्कि प्रमुख भाषाओं में भी धारा प्रवाह था। वह इतना जानता था कि दर्शन और धर्मशास्त्र से जुड़ी किसी भी बहस को उसी समय समझाकर उसका उत्तर दे सकता था। धर्मग्रंथ की सबसे मामूली पंक्ति भी उसकी कलम की नोक पर गहरे अर्थ वाली सुंदर कविता में बदल जाती थी। उसका व्यक्तित्व गरिमापूर्ण था, रूप रंग आकर्षक था और उपदेश देने की उसकी कला शानदार थी। कई कुलीन लोग केवल उसी की प्रार्थना सभा में शामिल होते थे। यहाँ तक कि आर्चबिशप भी बिशप अकिम के सामने पीछे हट जाता था। एक ऐसा व्यक्ति जो एक आम परिवार में जन्म लेने के कारण पादरी बना। अमृता उसे इसी तरह देखती थी। अगर वह किसी गरीब परिवार का बेटा न होता और उसे मंदिर के अलावा कहीं और मन लगाकर पढ़ने का अवसर मिला होता तो वह मंदिर के बजाय इंपीरियल पैलेस में अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा होता। उसकी भक्ति ईश्वर के प्रति आस्था से अधिक मंदिर के प्रति निष्ठा थी, और यह उसकी अपनी सत्ता के आधार के प्रति भी वैसी ही निष्ठा थी जैसी अक्सर एम्परर के प्रति निष्ठा होती है। आपसे मिलकर खुशी हुई, बिशप अकिम। अमृता ने सरल से दिखने वाले बिशप अकिम के अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते हुए उसका अभिवादन किया। साधारण लकड़ी के फर्नीचर पर पीतल की सजावट तो दूर, सोने की कोई सजावट भी नहीं थी। कमरे की एकमात्र सजावट हर तरह की किताबें थीं। कई किताबें कमर तक ऊंची ढेर में रखी थीं क्योंकि उन्हें छत तक ऊंची अलमारियों में रखने की जगह नहीं बची थी।
अमृता को इन चीजों का निरीक्षण करने की जरूरत नहीं थी। बिना देखे भी वह बिशप अकिम के अध्ययन कक्ष को अच्छी तरह जानती थी। बिशप अकिम बाहरी लोगों को बैठक कक्ष के बजाय अपने अध्ययन कक्ष में बुलाने का एक कारण ये भी था कि वह सामने वाले पर दबाव और भय का प्रभाव पैदा कर सके। जब कोई सामान्य व्यक्ति बिशप अकिम के अध्ययन कक्ष में प्रवेश करता तो सबसे पहले वह किताबों की विशाल संख्या से अभिभूत हो जाता, फिर उसके ज्ञान से प्रभावित होकर उसके प्रति सम्मान महसूस करता। अमृता को नहीं लगता था कि बिशप अकिम ने इस अध्ययन कक्ष को बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा होगा। अहंकारी बुद्धिजीवियों को अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह कोई विद्वान या बौद्धिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बिशप था। धर्मनिष्ठ लोग बिशप अकिम का सम्मान करते थे, और जो धर्मनिष्ठ नहीं थे वे उसके ज्ञान से दब जाते थे। बेशक अमृता इसका अपवाद थी। वह बिशप अकिम को इतना अच्छी तरह जानती थी कि उसके मन में उसके प्रति कोई सम्मान नहीं था। बिशप अकिम ने अमृता के विचारों को समझे बिना पूछा, मार्शनेस, क्या एक दिन अपने मन को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है? मेरा मन हमेशा साफ रहता है बिशप, बस मेरी माँ बहुत अभागी हैं। अमृता मुस्कुराई। अभागी होने का मतलब उस बच्चे जैसा होना है जिसकी बलि लगभग दे दी गई थी। वह ऐसी महिला है जिसने ऐसे पुरुष की संतान को जन्म दिया जो विवाह के पवित्र संस्कार से उसका पति नहीं था, और जिसने उस पुरुष की पत्नी को श्राप देने के लिए बलि देने की कोशिश की। अमृता को भी यह अजीब लगा। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि बिशप अकिम वास्तव में मीरा की अनैतिकता से हैरान या स्तब्ध हो गया हो। जरूरत पड़ने पर वह बिना किसी परेशानी के उसके पाप को छिपा सकता था। अमृता को जिस बात ने चौंकाया वह ये थी कि उसके बोलने के तरीके में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी, केवल शत्रुता थी। ऐसा लग रहा था कि उसने शुरू से ही बातचीत में बढ़त हासिल करने के लिए कठोर रुख नहीं अपनाया था। वो सिद्धांतों के नाम पर शत्रुतापूर्ण ढंग से बात कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के सामने अमृता बातचीत का प्रस्ताव भी नहीं रख सकती थी। अमृता ने शांत स्वर में अपनी स्थिति स्पष्ट की। बिशप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और शायद आप जानते हैं कि मैं अपनी माँ को अभागी क्यों कहती हूँ। ये बात कहना भी मेरे लिए शर्मनाक है। अमृता ने कहा, मेरी माँ लंबे समय से भावनात्मक रूप से अस्थिर रही हैं। यह मेरी गलती है कि मैंने उनकी अच्छी तरह देखभाल नहीं की और उन्हें शैतान के बहकावे में जाने दिया। मैं इसकी जिम्मेदारी महसूस करती हूँ और इसकी पूरी भरपाई करने का इरादा रखती हूँ। उसने कोई ऐसी दूसरी कहानी नहीं सुनाई जिससे मीरा के प्रति सहानुभूति पैदा हो सकती थी। वह कहानी केवल जनता के सामने होने वाली सुनवाई के दौरान फैलानी थी। बिशप अकिम से उसका जिक्र करना बेकार था। इसके बजाय अमृता ने पहले ही दूसरे माध्यमों से मंदिर को दी जाने वाली दान की रकम की जानकारी पहुंचा दी थी। अब वह केवल बिशप अकिम को उसकी याद दिला रही थी। आखिरकार मंदिर वास्तव में विधर्म को दंडित करने में उतना रुचि नहीं रखता था। दुनिया में बहुत से नकली जादूगर, नेक्रोमांसर और भविष्यवक्ता थे। ऐसे पंथ भी थे जो अंधविश्वासों पर विश्वास करते थे, लेकिन मंदिर उनमें से अधिकांश में दिलचस्पी नहीं लेता था। अंततः इस मामले को इतना बड़ा बनाने वाली बात यह थी कि अपराधी मीरा थी। मंदिर वास्तव में अपनी पुरानी सत्ता वापस पाना चाहता था, और मीरा उस सत्ता को प्रदर्शित करने के लिए एक आदर्श लक्ष्य थी। हालांकि इस मामले को हद से ज़्यादा आगे ले जाना मंदिर के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता था। विरोध करने वाले लोग तितर बितर होकर चले जाते हैं, लेकिन मंदिर को भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ता है। जिस तरह इंपीरियल पैलेस मंदिर की चिंता करता था, उसी तरह मंदिर को भी धर्मनिरपेक्ष सत्ता की चिंता करनी पड़ती थी। अगर मीरा को जिंदा जला दिया जाता तो एम्परर फिर भी एम्परर ही रहता और वह अपने बच्चों का बदला लेने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था। ग्रैंड डचेस एवरिन मीरा की बेटी थी। इसके अलावा अगर लॉरेंस एम्परर बनता तो स्थिति और भी मुश्किल हो जाती। अगर मंदिर अभी इसे जाने देता तो उसे लॉरेंस के पूरे शासनकाल में इसका बोझ उठाना पड़ता। लॉरेंस किसी भी समय अपनी जन्मदात्री मां का बदला लेने के नाम पर मंदिर पर प्रहार कर सकता था। इसीलिए मंदिर के भीतर भी इसे एक उचित सीमा पर समाप्त करने के पक्ष में कई तर्क थे। इसलिए अमृता का मध्यस्थता प्रस्ताव सबसे अच्छा उत्तर था। मीरा को एक्सकम्युनिकेट करने के बजाय ये घोषणा की जा सकती थी कि वह एक दुष्ट आत्मा के वश में है और उसे कैद रखा जाएगा। पागल व्यक्ति की देखभाल करना मूल रूप से मंदिर की जिम्मेदारी थी। वास्तव में शिवांश एट रोशन का घर एक मॉनेस्ट्री में बदल दिया जाएगा और मीरा को जीवन भर एक प्रशिक्षण लेती हुई नन के रूप में वहां रहने की सजा दी जाएगी।
और भी अच्छा होगा अगर मीरा मुकदमे में आए, अपने किए पर पछताए और आंसू बहाए, जबकि अमृता खुद वहां जाकर कुछ देर प्रार्थना करे। अगर ऐसा न भी हो और मीरा श्राप देती रहे तथा पागलों की तरह व्यवहार करे, तब भी अमृता अपनी गरिमा दिखा सकती थी। वह स्वयं मीरा को मंदिर से बाहर ले जाते हुए दिखाई दे सकती थी। अगर ऐसा किया जाता तो मंदिर की सत्ता स्थापित करने के लिए इतना पर्याप्त होता। इसके अलावा चूंकि उन्होंने उसकी जैविक बेटी के मध्यस्थता प्रस्ताव को स्वीकार किया था, इसलिए उसका रोष भी समाप्त हो जाता। यह एम्परर के मन को भी कुछ राहत दे सकता था, क्योंकि मीरा को किसी कठोर स्थान पर नहीं भेजा जाता, बल्कि वहीं रखा जाता जहां वह अब थी। यह एक संतुलित समझौता था जिसमें किसी का नुकसान नहीं था। इसके अलावा अमृता ने मीरा को मिलने वाली पेंशन की पूरी रकम मंदिर को एकमुश्त दान के रूप में देने का इरादा किया था, आभार के प्रतीक के रूप में। अब मीरा की सारी संपत्ति दान कर दी जाएगी। इसके अलावा रोसन मैंशन ऐतिहासिक महत्व और संपत्ति के मूल्य वाला स्थान था। बिशप अकिम पहले से ही जानता होगा कि यह प्रस्ताव मंदिर के लिए भी सबसे अच्छा परिणाम लेकर आएगा, लेकिन उसके चेहरे पर कठोरता छाई हुई थी। मार्शनेस, आप मंदिर को समझती क्या हैं? एक ऐसी युवती जिसने पहले ही बुरी आदतें अपना ली हैं। भले ही आप ऐसी न हो, लेकिन मंदिर में बहुत से लोग आपके प्रति जरूरत से ज्यादा झुकाव रखते हैं, इसलिए मैंने कुछ जांच पड़ताल की है। बिशप अकिम ने अमृता के सामने कागजों का एक ढेर फेंक दिया। छोटे सेवकों से लेकर उच्च पदस्थ पादरियों तक ऐसा कोई नहीं था जिसे मार्शनेस का ईमानदारी का उपहार न मिला हो। क्या आपको लगता है कि इस पवित्र मंदिर में पैसे के बल पर आप कुछ भी कर सकती हैं? ये सचमुच सिर्फ ईमानदारी का उपहार है। अमृता ने जानबूझकर अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखी। आप ये तो नहीं सोचते कि ब्रदर कॉल्टन मेरे साथ सिर्फ मेरे ईमानदारी के उपहार की वजह से साझेदारी कर रहे हैं, है ना? दो चीजें थीं जिनका वो अनुमान लगा सकती थी। उसे यह निश्चित नहीं था कि दोनों में से कौन सी बात सही थी, इसलिए अमृता ने एक संभावना को हल्के से सामने रखा। और जैसा उसने उम्मीद की थी, बिशप अकिम के चेहरे का रंग बदल गया। अगले दिन अमृता को अपने मन को शुद्ध करने और प्रार्थना करने के लिए एक छोटे से प्रार्थना कक्ष में बुलाया गया। प्रार्थना कक्ष संकरा और साधारण था, लेकिन अमृता ने यह कहकर जाने से इनकार नहीं किया कि वह ऐसा नहीं करेगी। वैसे भी उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। हेली, जो इस तरह के व्यवहार को लेकर पहले से ही नाराज थी, दोपहर के भोजन के समय तक शांत हो गई। उसे एहसास हो गया था कि यह केवल उन्हें हतोत्साहित करने की मंदिर की कोशिश नहीं थी। क्या आप ठीक हैं? क्या मैं सोच रही थी कि क्या यह मंदिर द्वारा डावरजर मार्शनेस को पूरी तरह नष्ट करने के फैसले की वजह से है? ये कहते हुए हेली थोड़ी खिन्न हो गई। अमृता के सामने अपनी मां को डावरजर मार्शनेस कहना और उसके साथ नष्ट जैसे शब्द को जोड़ना उसे असहज लग रहा था। अमृता ने सहजता से उत्तर दिया, तुम्हें लगता है कि मंदिर मेरी मां को सूली पर जलाने की कोशिश कर रहा है? मौजूदा माहौल को देखते हुए मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। अगर महामहिम की मध्यस्थता स्वीकार करनी होती तो स्थिति इस तरह सामने नहीं आती। ये बात भी सही है, मैं तो बेहतर समझती। हेली बोलने की कोशिश करते करते रुक गई और अपने होंठ काट लिए। अमृता हल्के से मुस्कुराई। मैं समझती हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो, हेली। हेली ने माफी नहीं मांगी। अगर मीरा को इसी तरह सूली पर जला दिया जाता तो अमृता आखिरकार उस बोझ से मुक्त हो जाती जिसमें उसे मीरा को अपनी मां कहना पड़ता था। भविष्य को देखते हुए ये स्वयं अमृता के लिए कहीं बेहतर होता। दुर्भाग्य से मंदिर ऐसा नहीं कर सकता। अगर मेरी मां को सूली पर जला दिया गया तो इस बार जनता की राय बदल जाएगी और मैं और मेरा भाई पीड़ित बन जाएंगे। तथाकथित बुद्धिजीवी मंदिर द्वारा किसी को सूली पर जलाने को बर्बर कृत्य कहकर उसकी आलोचना करने लगेंगे। मंदिर के समर्थन में बनी जनता की राय तुरंत आधी हो जाएगी। सबसे पहले नास्तिक लोग मंदिर के विरुद्ध हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग अब तक विरोध प्रदर्शनों को अत्यधिक मानते थे लेकिन मानव बलि की वजह से चुप थे, वे भी खुलकर अपनी बात रखने लगेंगे। हमेशा कुछ ऐसे तटस्थ लोग होते हैं जो खुद को भावनाओं से ऊपर दिखाते हैं। और बिशप अकिम को सबसे ज्यादा जिस बात से नफरत थी वह थी यह धारणा कि मंदिर की शिक्षाओं का पालन केवल बूढ़े और ग्रामीण लोग करते हैं। इसीलिए मेरा बड़ा भाई मूर्ख है। अगर वह मां को छोड़ने का फैसला करता है तो उसे साफ साफ अपनी स्थिति बतानी चाहिए, न कि इस तरह आधा अधूरा संबंध तोड़ना चाहिए।
बेहतर होता अगर वह रोसन मैंशन में आग लगा देता या मंदिर में माँ को जला देता, फिर मेरे महाराज दी एम्परर के सामने जाकर रोता। ये बहुत डरावनी बात है, लेकिन इस परिस्थिति से निकलने का ये सबसे कम नुकसान वाला तरीका है। मामला जल्दी खत्म हो जाता और आखिर में केवल एक ऐसा बेचारा बेटा बचता जिसने अपनी माँ को बेहद दुखद तरीके से खो दिया। अमृता की बेरहम लगने वाली बातों पर हेली ने अपने निचले होंठ को दबा लिया। क्या आप ऐसा करने का इरादा रखती हैं, महामहिम? सौभाग्य से मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को इससे कोई फायदा मिले। जी, पहले बिशप अकिम से मिलते हैं, अमृता ने ऐसा कहा। शाम होने के काफी देर बाद बिशप अकिम उससे मिलने आया। बिशप अकिम सत्ता केंद्रित व्यक्ति था, वह खुद इसे स्वीकार करता हो या नहीं, लेकिन वह ऐसा ही था। वह धार्मिक था और धार्मिक सिद्धांतों का गहरा ज्ञान रखता था। वह न केवल बहुत शिक्षित था, बल्कि प्रमुख भाषाओं में भी धारा प्रवाह था। वह इतना जानता था कि दर्शन और धर्मशास्त्र से संबंधित किसी भी बहस को उसी समय समझाकर बता सकता था। धर्मग्रंथ की सबसे छोटी और साधारण पंक्ति भी उसकी कलम की नोक पर गहरे अर्थ वाली सुंदर कविता में बदल जाती थी। उसका व्यक्तित्व गरिमापूर्ण था, रूप रंग सुरुचिपूर्ण था और उपदेश देने की उसकी क्षमता उत्कृष्ट थी। कई कुलीन लोग केवल उसकी अध्यक्षता में होने वाली प्रार्थना सभा में शामिल होते थे। यहाँ तक कि आर्चबिशप भी बिशप अकिम के सामने पीछे हट जाता था। एक ऐसा व्यक्ति जो आम परिवार में जन्म लेने के कारण पादरी बना। अमृता उसे इसी तरह देखती थी। अगर वह किसी गरीब परिवार का बेटा न होता और उसे मंदिर के अलावा कहीं और अपनी इच्छानुसार पढ़ने का अवसर मिला होता, तो वह मंदिर के बजाय शाही महल में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता। उसकी भक्ति ईश्वर के प्रति श्रद्धा से अधिक मंदिर के प्रति निष्ठा थी, और यह निष्ठा उसी तरह उसकी अपनी शक्ति के आधार के प्रति भी थी, जैसे अक्सर एम्परर के प्रति निष्ठा होती है। आपसे मिलकर खुशी हुई, बिशप अकिम। अमृता ने साधारण दिखने वाले बिशप अकिम के अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते हुए उसका अभिवादन किया। कमरे में रखा खुरदरा लकड़ी का फर्नीचर इतना साधारण था कि उसमें पीतल की सजावट तक नहीं थी, सोने की तो बात ही दूर थी। कमरे को सजाने वाली एकमात्र चीज हर तरह की किताबें थीं। किताबें कमर तक ऊंची ढेर में रखी थीं, क्योंकि उन्हें छत तक ऊंची अलमारियों में भी नहीं समाया जा सका था। अमृता को ऐसी चीजों का निरीक्षण करने की जरूरत नहीं थी। बिना देखे भी वह बिशप अकिम के अध्ययन कक्ष को अच्छी तरह जानती थी। बिशप अकिम बाहरी लोगों को बैठक कक्ष के बजाय अध्ययन कक्ष में बुलाने का एक कारण ये भी था कि वह उनमें दबाव और भय की भावना पैदा करना चाहता था। जब कोई सामान्य व्यक्ति बिशप अकिम के अध्ययन कक्ष में प्रवेश करता, तो सबसे पहले वह किताबों की विशाल संख्या से अभिभूत हो जाता, फिर उसके मन में बिशप अकिम की बुद्धिमत्ता के प्रति श्रद्धा पैदा होती। अमृता को नहीं लगता था कि बिशप अकिम ने इस बात को ध्यान में रखे बिना अपना अध्ययन कक्ष तैयार किया होगा। आत्मधर्मी बुद्धिजीवी अक्सर विरोध का कारण बनते हैं, लेकिन वह विद्वान या बुद्धिजीवी नहीं, बल्कि एक बिशप था। धर्मनिष्ठ लोग बिशप अकिम का सम्मान करते थे, जबकि जो धर्मनिष्ठ नहीं थे, वे उसकी विद्वता से दब जाते थे। बेशक अमृता अपवाद थी। वह बिशप अकिम को इतनी अच्छी तरह जानती थी कि उसके लिए उसके प्रति कोई सम्मान महसूस करना संभव नहीं था। कुछ समय पहले इसी अध्ययन कक्ष में बैठकर हुई एक बातचीत अमृता को याद आ गई। ये सेंटर्स के लिए है। मेरा मानना है कि ईश्वर द्वारा चुनी गई सबसे महान महिला का दुनिया के सर्वोच्च पद पर बैठना स्वाभाविक है, बिशप अकिम। मुझे खुशी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध शाही परिवार से है, इस सिद्धांत को समझता है। बिशप अकिम वही व्यक्ति था जिसने अमृता के साथ मिलकर लक्ष्मी को एम्प्रेस बनाने के लिए भविष्यवाणी में हेरफेर किया था। अमृता उसे एक अच्छा राजनेता और सक्षम सहयोगी मानती थी, लेकिन एक पादरी या विद्वान के रूप में उसके मन में बिशप अकिम के लिए कोई सम्मान नहीं था। बिशप अकिम अमृता के विचारों से अनजान पूछ बैठा, क्या अपना मन शुद्ध करने के लिए एक दिन पर्याप्त नहीं है, मार्शनेस? मेरा मन हमेशा शुद्ध रहता है, बिशप, बस मेरी माँ बहुत अभागी है। अमृता मुस्कुराई। अभागी होने का अर्थ है ऐसी स्त्री होना जो लगभग एक बच्चे की बलि देने वाली थी, ऐसी स्त्री जिसने एक ऐसे पुरुष के बच्चे को जन्म दिया जिससे उसका विवाह संस्कार के अनुसार नहीं हुआ था, और जो उस पुरुष की पत्नी को शाप देने के लिए बलि चढ़ाने का इरादा रखती थी। अमृता को यह भी अजीब लगा, बिशप अकिम वास्तव में मीरा की अनैतिकता से हैरान या स्तब्ध नहीं हो सकता था। वह ऐसा व्यक्ति था जो जरूरत पड़ने पर पाप को आसानी से छिपा सकता था।
अमृता को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसके बोलने के तरीके में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी, केवल शत्रुता थी। वह रणनीतिक रूप से बातचीत में बढ़त हासिल करने के लिए शुरू से ही इतना कठोर रुख नहीं अपना सकता था। अमृता ने शांत स्वर में अपनी स्थिति स्पष्ट की। बिशप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और आप शायद जानते हैं कि मैं अपनी माँ को अभागी क्यों कहती हूँ। ये बात कहते हुए भी मुझे शर्मिंदगी होती है। अमृता ने कहा, मेरी माँ लंबे समय से भावनात्मक रूप से अस्थिर रही हैं। यह मेरी गलती है कि मैंने उनकी ठीक से देखभाल नहीं की और उन्हें शैतान के प्रलोभन में गिरने दिया। मैं इसकी जिम्मेदारी महसूस करती हूँ और इसकी पूरी भरपाई करने का इरादा रखती हूँ। उसने मीरा के प्रति सहानुभूति जगाने वाली कोई और कहानी नहीं सुनाई। ऐसी बातें केवल जनता की राय के सामने रखी जाने वाली सुनवाई के समय फैलानी चाहिए थीं। बिशप अकिम से ये सब कहना बेकार था। इसके बजाय अमृता पहले ही अन्य माध्यमों से मंदिर को दी जाने वाली दानराशि के बारे में बता चुकी थी। उसने केवल बिशप अकिम को उसकी याद दिलाई। आखिरकार मंदिर वास्तव में विधर्म को दंडित करने में रुचि नहीं रखता था। दुनिया में बहुत से नकली जादूगर, नेक्रोमेंसर और भविष्यवक्ता थे। अंधविश्वासों पर विश्वास करने वाले पंथ भी थे, लेकिन मंदिर उनमें से अधिकांश में दिलचस्पी नहीं लेता था। अंततः इस मामले को इतना बड़ा बनाने वाली बात यह थी कि अपराधी मीरा थी। मंदिर वास्तव में अपनी पुरानी सत्ता वापस पाना चाहता था, और मीरा उस सत्ता को प्रदर्शित करने के लिए एक आदर्श लक्ष्य थी। हालांकि इस मामले को चरम सीमा तक ले जाना मंदिर के लिए भी परेशानी भरा था। विरोध करने वाले लोग बिखर जाने के बाद गायब हो सकते थे, लेकिन मंदिर को भविष्य के बारे में सोचना पड़ता था। जिस तरह शाही महल को मंदिर की चिंता करनी पड़ती थी, उसी तरह मंदिर को भी धर्मनिरपेक्ष सत्ता की चिंता करनी पड़ती थी। अगर मीरा को सूली पर जला दिया गया तो एम्परर फिर भी एम्परर ही रहेगा और वह अपने बच्चों का बदला लेने के लिए जीवित रहेगा। ग्रैंड डचेस एवरन मीरा की बेटी थी, और अगर लॉरेंस एम्परर बन गया तो स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। अगर मंदिर अभी इसे जाने देता तो लॉरेंस के पूरे शासनकाल में मंदिर को इसका बोझ उठाना पड़ता। वह किसी भी समय अपनी जन्मदात्री मां का बदला लेने के नाम पर मंदिर पर प्रहार कर सकता था। इसीलिए मंदिर के भीतर भी कई लोग इस मामले को उचित सीमा पर समाप्त करने के पक्ष में थे। इसलिए अमृता की मध्यस्थता का प्रस्ताव सबसे अच्छा समाधान था। मीरा को बहिष्कृत करने के बजाय ये घोषणा की जाए कि वह एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में बंदी रहेगी। पागल व्यक्ति की देखभाल करना मूल रूप से मंदिर का ही काम था। वास्तव में शिवंश एट्रोसन का घर एक मठ में बदल दिया जाएगा और मीरा को आजीवन प्रशिक्षण लेने वाली नन के रूप में दंडित किया जाएगा। ये और भी बेहतर होता अगर मीरा अदालत में आकर पश्चाताप करती और आंसू बहाती, जबकि अमृता खुद वहां जाकर प्रार्थना करती दिखाई देती। अन्यथा अगर मीरा शाप देती हुई पागल हो जाती तो भी अमृता अपनी गरिमा दिखा सकती थी और खुद उसे मंदिर से बाहर ले जाती। अगर ऐसा किया जाता तो मंदिर की सत्ता स्थापित करने के लिए इतना काफी था। साथ ही चूंकि उन्होंने जैविक बेटी की मध्यस्थता का प्रस्ताव स्वीकार किया होता, इसलिए जनता की नाराजगी भी कम हो जाती। इससे एम्परर को भी राहत मिल सकती थी, क्योंकि मीरा को किसी कठोर स्थान पर भेजने के बजाय वहीं रखा जाता जहां वह पहले से थी। यह एक संतुलित समझौता था जिसमें किसी को नुकसान नहीं था। इसके अलावा अमृता मीरा को मिलने वाली पेंशन की पूरी राशि मंदिर को एकमुश्त दान के रूप में देने वाली थी। अब मीरा की पूरी संपत्ति भी दान कर दी जाएगी। इसके अलावा रोसन मैंशन का ऐतिहासिक और संपत्तिगत मूल्य भी बहुत अधिक था। बिशप अकीम पहले से जानता होगा कि यह प्रस्ताव मंदिर के लिए भी सबसे अच्छा परिणाम देगा, लेकिन उसके चेहरे पर कठोर भाव थे। मार्शनेस, आप मंदिर को आखिर समझती क्या हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। एक युवा लड़की जिसने पहले ही बुरी आदत विकसित कर ली है। भले ही आप ऐसी न हो, लेकिन मंदिर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मार्शनेस के प्रति जरूरत से ज्यादा पक्षपाती हैं, इसलिए मैंने थोड़ी जांच की। बिशप अकीम ने अमृता के सामने कागजों का एक ढेर फेंक दिया। छोटे नौकरों से लेकर उच्च पदस्थ पादरियों तक ऐसा कोई नहीं था जिसे मार्शनेस की सच्चाई की निशानी न मिली हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। क्या आपको लगता है कि इस पवित्र मंदिर में आप पैसे के बल पर कुछ भी कर सकती हैं? ये सचमुच सिर्फ एक सच्चाई की निशानी है। अमृता ने जानबूझकर हल्की मुस्कान बनाए रखी। आप ये तो नहीं सोचते कि ब्रदर कॉल्टन मेरे साथ केवल मेरी सच्चाई की निशानी के कारण साझेदारी में हैं? उसने दो बातें समझ ली थीं।
उसे निश्चित नहीं था कि इनमें से कौन सी बात सही थी, इसलिए अमृता ने एक संभावना को हल्के से सामने रखा। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, बिशप हकीम के चेहरे का रंग बदल गया। अमृता ने एक और दिन इंतजार किया, लेकिन बिशप हकीम ने उसे दोबारा कभी नहीं बुलाया। अमृता ने उसके मन बदलने की संभावना खुली छोड़ी थी। उसे थोड़ी उम्मीद ये भी थी कि आर्चबिशप या बिशप निकोस बिशप हकीम को किनारे कर सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत ऐसा लग रहा था कि वह अमृता को पूरी तरह अलग करके उसके बिना ही आगे बढ़ने का इरादा रखता था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वह अमृता से कोई ठोस सबूत हासिल नहीं कर पाएगा और न ही उससे ऐसी कोई बात कहलवा पाएगा जिससे वह खुद फंस जाए। अमृता को अच्छा भोजन मिलता रहा और उसे ऐसे स्वादिष्ट नाश्ते भी मिलते रहे जो ग्रैंड ड्यूक के निवास में मिलने वाले भोजन से बहुत अलग नहीं थे। वह आंगन में भी घूम सकती थी, मानो किसी ने वहां पहरा देने वाले प्रशिक्षु पादरियों से बात कर ली हो। शायद बिशप हकीम ने स्पष्ट रूप से उसे बाहर जाने से मना नहीं किया था, लेकिन अगले दिन उसे फिर से पश्चाताप करने के लिए बुलाया गया। अमृता छोटे से प्रार्थना कक्ष में गई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर वह घुटनों के बल बैठकर पवित्र प्रतिमा को देखने लगी। उसका न तो प्रार्थना करने का इरादा था और न ही पश्चाताप करने का, लेकिन ये जगह अपने आप में बुरी नहीं थी। जलती हुई धूपबत्तियों की खुशबू और पुरानी लकड़ी की गंध मिलकर एक शांत और गंभीर वातावरण बना रही थी। यह उसके विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें अपवित्रताओं पर ध्यान देना चाहिए। उसकी बड़बड़ाहट अकेले प्रार्थना कक्ष में गूंज उठी। समस्या प्रार्थना कक्ष में नहीं थी, बल्कि पश्चाताप करने के आदेश में थी। पश्चाताप व्यक्ति स्वयं करता है। जब तक कोई मंदिर की दृष्टि में पापी न हो, तब तक उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। बिशप हकीम को शायद पहले ही अंदाजा हो गया था कि दबाव डालने का ये तरीका काम नहीं करेगा। शायद यह उसके अहंकार की वजह से था। बिशप हकीम जैसे व्यक्ति के लिए अपने से केवल 1/3 उम्र की लड़की की अवज्ञा सहन करना मुश्किल था। आखिरकार यही वह समस्या थी जिसने लक्ष्मी को परेशान किया था। बिशप हकीम के लिए इसे समझना कठिन रहा होगा। अगर लक्ष्मी उसकी बात मानती तो उसे व्यक्तिगत गौरव मिलता। वह धार्मिक सत्ता को भी अपने पक्ष में हिला सकता था, लेकिन वह ये समझ नहीं पाता था कि लक्ष्मी उसकी बात मानने से इनकार क्यों करती है। अब क्या किया जाए? सबसे तेज समाधान ये था कि वह ये खुलासा कर दे कि वह सेंटेस है। तुरंत यह समस्या खत्म हो जाएगी। कोई भी सेंटेस को विधर्मी नहीं कह सकता था, उसे देशद्रोही भी नहीं ठहराया जा सकता था। खासकर मंदिर में तो ऐसे शब्द का उल्लेख तक नहीं किया जा सकता था। बिशप हकीम तुरंत अपना रुख बदल लेगा। अमृता की स्थिति लक्ष्मी से अलग थी। जब वह कोई निर्णय लेती थी तो उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं था कि वह सही है या गलत, या सामने वाला अच्छा व्यक्ति है या बुरा। इसलिए बिशप हकीम की निष्ठा हासिल करना उसके लिए इतना कठिन नहीं था। आखिरकार वह पहले अमृता का अच्छा सहयोगी रह चुका था। सेंटेस का ग्रैंड डचेस एवरन होना उसके लिए संतोषजनक परिणाम होता, और अगर वह एक आदर्श एम्प्रेस बनती तो यह और भी अच्छा होता। तब वह तुरंत अपना रुख बदलकर विशाल को सिंहासन पर बैठाने की कोशिश करता। लेकिन अमृता ऐसा नहीं चाहती थी। बिशप हकीम जैसा व्यक्ति विशाल के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके अलावा अगर वह उसे काम पर लगाती तो भविष्य में वह एक बड़ी परेशानी बन सकता था। तो क्या उसे बिशप निकोस से संपर्क करना चाहिए? ये सावधानी भरा रास्ता था। अगर अमृता अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी तो ये कहीं बेहतर विकल्प था। अधिकांश पादरी स्थिरता पसंद करने वाले लोग थे। वे मंदिर की सत्ता बढ़ाना चाहते थे, लेकिन बिशप हकीम की तरह धर्मनिरपेक्ष सत्ता से सक्रिय रूप से लड़ना नहीं चाहते थे। वे बिना किसी जोखिम के सम्मान और पर्याप्त धन का आनंद लेना चाहते थे, बल्कि औपचारिक सम्मान हासिल करने के लिए शाही परिवार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना ही बेहतर था। आर्चबिशप भी इसका अपवाद नहीं था। इसी कारण वह बिना किसी विरोध के आर्चबिशप के पद तक पहुंच पाया था। अगर अमृता विवाद खड़ा करके उचित कारण प्रस्तुत करे तो वह उनका सहयोग हासिल कर सकती थी और बिशप हकीम को दबा सकती थी। समस्या यह है कि बिशप हकीम के कार्य करने के सिद्धांतों में व्यक्तिगत भावनाएं भी मिली हुई हैं। वह खुद इसे स्वीकार न करे, लेकिन ऐसा निश्चित रूप से था। किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना कठिन नहीं होता जो भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने के बाद शांत हो जाए। ये तब होता है जब वह खुद अपने व्यवहार को सही ठहराने लगे। अगर आर्चबिशप केवल बिशप हकीम को रोक सकता था तो वह अब तक ऐसा कर चुका होता।
जो लोग लड़ाई से नफरत करते हैं उनका फायदा उठाने के लिए काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती थी। अमृता को नहीं लगता था कि वह हर चीज़ को नियंत्रित कर सकती है। जो व्यक्ति तर्क से काम करता है और सत्ता के लिए आगे बढ़ता है, उसके व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। और मीरा की तरह केवल भावनाओं से चलने वाले व्यक्ति के मामले में भी अमृता उसके व्यवहार को देखकर अगले कदम का अंदाजा लगा सकती थी। लेकिन बिशप हकीम जैसे जटिल व्यक्ति के व्यवहार को पूरी तरह से समझ लेना मूर्खता होती। वह अपने वास्तविक उद्देश्यों और अपने कार्यों के भीतर छिपे तर्क को अलग अलग रखता था। अमृता निश्चित नहीं थी कि वह किस पक्ष का अनुसरण करेगा। वह पहले ही एक बार गलती कर चुकी थी। इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि यह गलती और बड़ी नहीं हो सकती। सेंटेस होने का यह रहस्य बहुत बड़ा वेरिएबल है जिसे आसानी से संभालना मुश्किल है। बिशप हकीम के लिए शांत और सावधान रहते हुए भी खुलकर आगे बढ़ना कठिन था। और ऐसी स्थिति में जहां वह फंसी हुई थी और उसे सीमित जानकारी ही मिल रही थी, वह ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे सकती थी। अमृता की स्थिति भी पहले जैसी नहीं थी। अगर चीजें गलत हो गईं, तो वह अचानक ये नहीं कह सकती थी कि उसने विशाल से तलाक लेकर खुद को अलग करने की योजना बना रखी थी। इसे जल्दी खत्म करते हैं। अच्छी तरह सोने की जरूरत है। मैं थक रही हूँ। अमृता ने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी की ओर देखा। वह एहतियात के तौर पर मोती की अंगूठी पहन रही थी, जिसे वह सामान्यतः नहीं पहनती थी। मोती नकली था और उसके भीतर हल्की दवा छिपी हुई थी। वह काफ़ी तेज नींद की दवा थी। एक सामान्य व्यक्ति अगले दिन शाम के आसपास जागता, या फिर पूरा दिन सोकर दूसरे दिन सुबह उठता। अमृता पर इसका असर और अधिक गंभीर होता था। अगर वह इसे सोने से पहले पी लेती तो वह 2 या 3 दिनों तक नहीं जागती। इसी बीच उसकी थकान भी बढ़ती जा रही थी। उसे याद तक नहीं था कि पिछली बार उसने ठीक से कब नींद ली थी। अमृता इस बात को लेकर चिंतित थी कि वह तत्काल स्थिति को अपने हाथों से नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसने हेली को विभिन्न परिस्थितियों के लिए पहले ही निर्देश दे दिए थे और फ्रील भी मौजूद था, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। प्रताप और मार्कस को चिंता में डालना उसका इरादा नहीं था, लेकिन ये सबसे तेज तरीका था। लेकिन अमृता को दवा पीने का मौका नहीं मिला। शाम हो चुकी थी और वह उठकर सोने से पहले दवा पीने का फैसला कर रही थी। उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि हमेशा की तरह खड़े होने पर कमजोरी या चक्कर आया है, लेकिन इस बार स्थिति उससे कहीं गंभीर थी। उसकी दृष्टि तुरंत धुंधली होकर अंधेरे में बदल गई। अमृता ने वेदी को पकड़कर उस पर झुकने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। अमृता धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रार्थना कक्ष के दरवाजे के ठीक पास इंतजार कर रही हेली ने आवाज सुनी। उसने तुरंत दरवाजा खोला, फिर उसने अमृता को जमीन पर पड़ा देखा। डॉक्टर! हेली उसके पास दौड़ी और चिल्लाए, डॉक्टर को बुलाओ। 2 पादरी, जो उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े होकर दोनों पर नजर रख रहे थे, आवाज सुनकर घबरा गए। हेली ने जल्दी से अमृता के कपड़ों का निचला हिस्सा ढीला किया ताकि उसकी सांस लेने में आसानी हो। फिर उसने अमृता की नाक के नीचे हाथ रखकर उसकी हालत जांची। उसकी सांस गर्म और अनियमित थी। मैंने कहा था डॉक्टर को बुलाओ। क्या कर रहे हो? हेली के चिल्लाने पर एक पादरी घबरा गया और बाहर भागा। हेली ने दूसरे पादरी से कहा, पानी लाओ, रसोई में जाओ और नमक और चीनी लाओ। उसके कमजोर शरीर के साथ तुम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है? पादरी भी बुरी तरह डर गया था। बिशप हकीम ने उसे दोनों पर नजर रखने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने उन्हें इस हालत में पहुंचाने का आदेश दिया था। हेली ने अमृता के गाल पर कई बार थप्पड़ मारे, लेकिन उसकी चेतना वापस नहीं आई। ये केवल बेहोशी जैसा नहीं लग रहा था। महामहिम, क्या आपने ये सब जानबूझकर किया? हेली ने धीमी आवाज में अपना गुस्सा व्यक्त किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसने पिछली रात ऐसी बातें कही थीं। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो रसोई के जरिए बिशप निकोस से संपर्क करने की कोशिश करना। शायद बिशप निकोस ने रसोई में किसी को हमारी देखभाल करने के लिए कहा हो। महामहिम के मामले में शायद जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। क्या मैं दुनिया की हर चीज़ जानती हूँ? मैंने कहा, अगर मेरी हालत बहुत अच्छी नहीं है, मेरे पास ऐसी जगह पर लंबे समय तक टिके रहने की ताकत नहीं है। फिर अमृता ने कहा था, अगर तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ तो पश्चिम में ब्रदर कॉल्टन से जल्द संपर्क करके यहाँ जो हुआ है उसके बारे में बताना। बाकी सब कुछ छोड़ देना, ये सबसे जरूरी है।
फिर आर्चबिशप से अपील करना। जी, बॉडीगार्ड को नियंत्रित रखना ताकि कोई बड़ा संघर्ष न हो। मैं लड़ाई नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि बिशप हकीम को पद से हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा पादरी जिम्मेदारी संभाले। अमृता ने शायद कहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था। अगर सच में ऐसा था तो वह हेली को पहले से यह योजना नहीं बताती। हेली ने अमृता को जमीन पर लिटाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह आसानी से अमृता के विचारों को समझ सकती थी। एक कमजोर ग्रैंड डचेस जो स्वेच्छा से मंदिर के साथ सहयोग करने आई थी, लेकिन वास्तव में कैद कर ली गई थी। उसे पश्चाताप करने के लिए मजबूर किया गया और एक छोटे से प्रार्थना कक्ष में घुटनों के बल बैठाए रखा गया, जहां आखिरकार वह बेहोश हो गई। इतना ही एवरन को हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त था। वे बिशप हकीम जैसे एक साधारण बिशप को जवाबदेह ठहराए बिना नहीं रह सकते थे। जो नागरिक पहले से ही अमृता और एवरन के प्रति अनुकूल थे, वे बिशप हकीम पर संदेह करने लगेंगे। उसने हेली को ब्रदर कॉल्टन से संपर्क करने का भी निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य निश्चित रूप से मंदिर के भीतर बिशप हकीम के विरोधियों को मजबूत करना था। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसकी सीमा अमृता खुद नहीं जानती थी। उसे जानना था कि एवरन उसके लिए कितना आगे जाएगा। क्या विशाल आरती को मौत की सजा देगा और जॉर्डन को भी त्याग देगा, उस व्यक्ति के लिए जिसे वह इतनी आसानी से बलिदान कर सकता था। अमृता ने हेली को बॉडीगार्ड को नियंत्रित करने और विवाद को ज्यादा बढ़ने न देने के लिए कहा था, लेकिन हेली ऐसा करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। वह एवरन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने का फैसला कर चुकी थी। वह गलियारे की ओर दौड़ी। फिर उसने एक फ्लेयर निकाला। उसने फ्लेयर जलाकर जमीन पर रख दिया। फ्लेयर से फुफकारने की आवाज आए और पीला धुआं निकलने लगा। तारानकन तारानकन तारानकन। उसी समय विशाल राजधानी स्थित ग्रैंड ड्यूक एवरन के निवास में था। आपको क्या हुआ? आप अचानक ऐसे कैसे, बिना किसी खबर के? प्रताप पिछले दरवाजे से अंदर आते ही उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा। मैं भाग्यशाली था। मैं समुद्र के रास्ते आया और पूरे 3 सप्ताह मौसम अच्छा रहा। ऊपर से तेज अनुकूल हवाएं भी चलती रहीं। प्रताप ने सिर हिलाया। सीमा कहाँ है? विशाल ने अगला सवाल यही पूछा। मैंने कई बार कैरियर पिजन भेजे थे। क्या आपको नहीं मिले? मैं जल्दी में था, इसलिए रवाना होने से पहले मुझे यही आखिरी खबर मिली थी। जब मुझे पता चला कि मीरा ने कोई बड़ा कांड कर दिया है, तो मैं तुरंत निकल पड़ा। क्या आपको बंदरगाह से कुछ नहीं पता चला? विशाल ने थोड़ा सिर झुकाया। प्रताप ने गहरी सांस ली। दूरी की वजह से अभी तक कोई खबर नहीं मिली होगी। बंदरगाह पर भी कोई सूचना नहीं आई थी। हर ग्रेस द ग्रैंड डचेस तब से मंदिर में हैं। मंदिर रोसन मैंशन की जांच में सहयोग करने का अनुरोध आया था। हर ग्रेस को लगा कि यह मंदिर से गुप्त रूप से बातचीत करने का अच्छा अवसर हो सकता है। लेकिन वहां का माहौल अजीब है। तभी सामने के दरवाजे से बॉडीगार्ड के तेजी से बाहर निकलने की आवाज सुनाई दी। विशाल का चेहरा सख्त हो गया। बिशप हकीम के सामने सर्वेश बैठी हुई थी। हालांकि उनकी मुलाकात पहले से तय नहीं थी, फिर भी बिशप हकीम को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि सर्वेश अमृता की बहुत परवाह करती है। यहाँ तक कि जब बिशप हकीम और ग्रैंड ड्यूक विजय के बीच गुप्त समझौता हुआ था, तब भी सर्वेश ने इस बात पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ये तभी था जब ग्रैंड ड्यूक विजय और बिशप हकीम इस बात पर सहमत हो चुके थे कि वे अमृता के प्रति अपेक्षाकृत नर्म रवैया रखेंगे। ग्रैंड ड्यूक विजय का उद्देश्य लॉरेंस पर राजद्रोह का आरोप लगवाना था। अमृता केवल लॉरेंस तक पहुंचने का एक माध्यम थी। कहा जाता था कि हाल ही में अमृता को एम्परर का काफी स्नेह मिला है, लेकिन मीरा और उसके अपने बच्चे के बीच का अंतर अभी भी साफ था। इसलिए विशाल से दुश्मनी मोल लेकर अमृता को पूरी तरह से घेरने की कोई जरूरत नहीं थी। विशाल का समर्थन हासिल करने की उसकी इच्छा अभी खत्म नहीं हुई थी। हालांकि पहले की तरह नहीं, अब वह चाहता था कि वह विशाल की ओर अपना हाथ एक अधिक मजबूत स्थिति से बढ़ाए, क्योंकि अब विशाल का समर्थन उसके लिए इतना जरूरी नहीं था कि वह उसके लिए बेताब हो जाए। इस प्रक्रिया में यदि एम्परर और विशाल के बीच नाराजगी और गहरी हो जाए तो यह और भी अच्छा होगा, और उसकी पत्नी का राजद्रोह में शामिल होना विशाल को उसके माता पिता के प्रति मौजूद नाराजगी की याद दिलाने वाला कारण बन सकता था। इसीलिए वह चाहता था कि इस राजद्रोह के सबूत मंदिर की ओर से सामने आएं। एम्परर को मीरा और लॉरेंस सहित सीमा को राजद्रोह के लिए मृत्युदंड देने के लिए मजबूर होना पड़े।
और इसी प्रक्रिया में वह अमृता को इस मामले से बाहर निकालकर उसे एक तरह की कृपा देना चाहता था। विशाल ऐसी साजिशों और बदनाम करने वाली चालों से बहुत दूर था, और उसके पास भी उस कमी को पूरा करने वाला कोई सलाहकार नहीं था। अभी तक ऐसा लग रहा था कि अमृता ने उस भूमिका को निभाना शुरू कर दिया था, लेकिन वह अभी भी युवा थी और काम में शामिल थी। ग्रैंड ड्यूक विजय को लगा कि उसे पर्याप्त जानकारी से दूर रखा जा सकता है। यदि ग्रैंड ड्यूक विजय ने ऐसा तय कर लिया था, तो बिशप अकीम के पास आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार उसे केवल ब्रदर कॉल्टन को हटाने का एक कारण चाहिए था। अमृता खुद भी उसके लिए काफ़ी उपयोगी थी। एक बार अमृता को इस तरह केंद्रीय राजनीति से बाहर कर दिया गया, तो वह चाहे कितनी भी धनवान क्यों न हो, खुले तौर पर ब्रदर कॉल्टन का समर्थन नहीं कर सकेगी। यदि उसके बाद भी ब्रदर कॉल्टन को अमृता का समर्थन मिलता, तो वह विवाद खड़ा करने का एक अच्छा कारण बन सकता था। लेकिन सर्वेश उनके इरादे के खिलाफ थी। यदि उन्होंने अमृता पर हमला करने का फैसला किया, तो उन्हें बिल्कुल भी ढील नहीं देनी चाहिए थी और उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए था। और बिशप अकीम को इसका कारण समझ में आता हुआ लग रहा था। तो कैसा रहा? ग्रैंड डचेस एवरन से मिलने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हुआ? बिशप अकीम ने खुद चाय डाली और सर्वेश की ओर प्याला बढ़ाते हुए बिना किसी भाव के कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने मैडम की सलाह नहीं मानी और उसे एक छोटी लड़की समझकर कमा का उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। क्या तुम उसका देखना चाहोगी? बिशप अकीम ऐसा कहते हुए अपनी मेज के पास गया। फिर उसने एक कागज निकाला और सर्वेश को दिखाया। सीमा की प्राचीन भाषा वाली लिखावट। वह बहुत कुशल है, सर्वेश ने कहा, हालांकि वह प्राचीन भाषा को बहुत अच्छी तरह नहीं जानती थी, फिर भी वह ये समझ सकती थी। उसने अपनी बाईं हाथ की लिखावट तक दे दी, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जिस व्यक्ति को लिखने की आदत हो चुकी हो, उसके लिए दोबारा बच्चे की तरह लिखना आसान नहीं होता, बल्कि जिन लोगों को प्राचीन भाषा के अक्षरों को लिखने के नियम पता होते हैं, उनके लिए उस पांडुलिपि जैसी बचकानी लिखावट में लिखना और भी मुश्किल होता है जो रोसन मैंशन में मिली थी। चाहे मैं उसी प्रकार की लिखावट की नकल करने की कोशिश करूं, फिर भी यह असंभव होगा। बिशप अकीम ने कहा, मैंने मूल रूप से यह नहीं सोचा था कि सीमा इसमें शामिल थी, जैसा कि मैडम जानती हैं। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, हालांकि मैंने ये संभावना स्वीकार की थी कि ग्रैंड डचेस ने वह पुस्तिका लिखी हो सकती है। सीमा के इस मामले में शामिल होने का कोई सबूत पहले या बाद में नहीं मिला, लेकिन अगर कोई संबंध था भी, तो वह केवल मीरा पर दबाव डालने और उसकी मानसिक स्थिति को और बिगाड़ने तक सीमित था। आखिर यह माँ बेटी का झगड़ा ही था। हाँ, लेकिन अगर वह श्राप के शब्दों वाली पुस्तिका थी, तो मामला थोड़ा अलग था। वह 3 साल से भी कम समय पहले लिखी गई थी। कागज़ के फीके पड़ने और स्याही के रंग को देखकर यह पता चल सकता है। क्या ये संभव है कि उसने वर्षों पहले लिखी हुई किताब को पुस्तकालय में छिपा दिया हो, जिसे मीरा ने संयोग से खोज लिया और फिर श्राप के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की? यही मेरा संदेह था। शायद उसे अपनी मां को श्राप देने की भावना से छिपाया गया था। उस समय सीमा इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि वह श्राप के शब्दों को अपने मन में स्वीकार कर सके। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि उसके कर्म का अपने आप वापस लौटना था। बिशप अकीम ने आगे कहा, लेकिन उसे स्वयं देखने के बाद मेरा विचार बदल गया। कैसे? अगर सीमा मीरा को नष्ट करना चाहती, तो वह खुद लिखती, बजाय इसके कि किसी कागज पर श्राप के शब्दों की नकल करती। सर्वेश सोच में पड़ गई। मुझे लगता है बिशप भी मेरी तरह मानते हैं कि ग्रैंड डचेस ने वास्तव में ये सब किया। मैं ऐसा नहीं कह सकता। वह पांडुलिपि सीमा ने नहीं लिखी थी। बिशप अकीम ने लंबी सांस ली। लेकिन अगर योजना उसी मार्शनेस की थी, तो उसे पहले से पता होता कि उस पर शक हो सकता है। इसलिए सबूत मिटाने के लिए उसने जानबूझकर किसी और की लिखावट में पांडुलिपि तैयार की और इस तरह गर्व से मुझे अपनी लिखावट दे दी। क्या आपको लगता है कि उसे भरोसा था कि आप कभी पता नहीं लगा पाएंगे? हाँ, हमें पता चल जाएगा, लेकिन पूरी संभावना है कि कोई भी नौकरानी या सेवक उसे कभी कॉपी नहीं कर पाएगा। फिर बिशप अकीम ने कहा, आप चाहे जितना तर्क लगाएं, ये वास्तविक संयोग भी हो सकता है। कम से कम इसे संयोग की तरह पूरी तरह सजाया गया है। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। सर्वेश ने भी आसानी से सहमति जताई।
यदि अमृता ने मीरा का इस्तेमाल एम्प्रेस की हत्या के लिए किया होता तो वह इतनी लापरवाही नहीं करती कि इतनी जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाए। इसके विपरीत, यदि उस लापरवाही के पीछे कोई उद्देश्य था तो वे सबूत इकट्ठा ही नहीं कर पाएंगे, खासकर इतने सीमित समय में। बिशप हकीम ने कहा, अगर तुमने हमला न करने का फैसला किया तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हमला करने का फैसला किया है तो तुम्हें पूरी तरह निश्चित होना होगा। हाँ, अब बिशप हकीम ने सर्वेश के पक्ष में खड़े होने का फैसला कर लिया था। उसे इसे ब्रदर कॉल्टन के खिलाफ हमला करने के बहाने के रूप में नहीं देखना चाहिए था। इसे एक बाधा को हटाने के दृष्टिकोण से देखना चाहिए था। किसी ऐसी चीज को जड़ से खत्म करना जरूरी था जो आगे चलकर वास्तव में खतरनाक बन सकती थी। जब तक हमें असली सबूत नहीं मिल जाता। बिशप हकीम ने अभी इतना ही कहा था कि तभी एक पुरोहित ने दरवाजा जोर से खोल दिया। बिशप हकीम आश्चर्य से उछलकर खड़ा हो गया। ये कैसी बदतमीजी है। मोटी दीवारों और बंद खिड़कियों के कारण जो आवाजें अब तक बाहर ही रह गई थीं, वे भीतर आने लगीं। दूर से अफरा तफरी की आवाज सुनाई दे रही थी। पुरोहित ने पसीने से भीगे चेहरे के साथ कहा, ये बॉडीगार्ड ऑफ एवरन हैं। क्या ग्रैंड डचेस एवरन प्रेयर रूम में बेहोश हो गई हैं? उनके साथ मौजूद लेडी इन वेटिंग ने बाहर खबर पहुंचा दी है। तुमने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया? आपके साथ एक महत्वपूर्ण अतिथि थी, इसलिए मैंने पहले डॉक्टर को बुलाया। मेरा आपको देर से बताने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन किसी कारण से वे डॉक्टर के लगभग उसी समय पहुंच गए। पुरोहित ने सिर झुका लिया। बिशप हकीम तुरंत खड़ा हो गया। सर्वेश पहले ही अपना वेल चेहरे पर डाल चुकी थी। अलविदा। बिशप हकीम ने सर्वेश के जवाब का इंतजार भी नहीं किया। इसका कारण ये था कि अगर उनके गुप्त रूप से मिलने की बात सामने आ जाती तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। वह जल्दी से बाहर की ओर चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बॉडीगार्ड ऑफ एवरन इतनी जल्दी इसलिए पहुंच पाए क्योंकि इसकी पहले से तैयारी की गई थी। जिस दिन अमृता मंदिर आई थी उस दिन बॉडीगार्ड के सभी सदस्य ग्रैंड ड्यूक के रेजिडेंस में वापस नहीं गए थे। अल्फोंस ने हमेशा कम से कम 3 बॉडीगार्ड को मंदिर पर नजर रखने के लिए तैनात रखा था। वह खुद भी पास ही रुका हुआ था। हेली को फ्लेयर भी अल्फोंस ने ही दिया था, और जैसे ही फ्लेयर चला सबसे पहले वही हरकत में आया। मंदिर में अफरा तफरी मच गई। मंदिर आमतौर पर अपने दरवाजे बंद नहीं करता था। जब तक 3 हथियारबंद बॉडीगार्ड मंदिर के परिसर में दाखिल नहीं हुए तब तक किसी को पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। कुछ पुरोहित एस अल्फोंस को जानते थे, इसलिए वे आगे आए। यह अंदर का हिस्सा पुरोहित एस और मंक्स के रहने का स्थान है, सर अल्फोंस। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन अगर आप बाहर इंतजार करें तो मैं उस व्यक्ति को बुला दूंगा जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैं हमारी ग्रैंड डचेस को लेने आया हूं। ये सुनते ही सबके चेहरों पर आश्चर्य फैल गया। कुछ पुरोहित एस तुरंत बाहर की ओर दौड़े। एक आर्चबिशप के पास गया, दूसरा बिशप हकीम के पास और तीसरा बिशप निकोस के पास। हथियारबंद बॉडीगार्ड बड़ी संख्या में भीतर आने लगे। नियम के अनुसार बॉडीगार्ड मुख्य द्वार पर अपने घोड़ों से उतर गए थे, लेकिन अब वे एक पंक्ति में उस इमारत की ओर बढ़ रहे थे जहां से सिग्नल दिया गया था। भारी जूतों की तेज आवाज पूरी इमारत में गूंजने लगी। पुरोहित एस उन्हें रोकने के लिए दौड़ पड़े। उन पुरोहित एस का भी यही हाल था जिन्हें कुछ पता नहीं था। वे हथियारबंद बॉडीगार्ड को पवित्र मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। तभी बिशप हकीम को खबर मिली और वह तेजी से बाहर आया। ये सब क्या है? तुम लोग अपने मिट्टी से सने पैरों के साथ मंदिर में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वह बिना किसी झिझक के आगे आया और चिल्लाया। अल्फोंस ने कहा, बिशप, हम केवल हर ग्रेस द ग्रैंड डचेस को देखने आए हैं। यदि आप उन्हें यहाँ हमारे पास ले आएं तो मुझे मंदिर के भीतर जाने की कोई इच्छा नहीं है। बिशप हकीम ने ठंडे चेहरे से कहा, सीमा ने अभी अपना प्रायश्चित पूरा नहीं किया है, तो फिर उस लेडी इन वेटिंग को बुलाए जो उनके साथ थी। हमें जानना है कि इमरजेंसी फ्लैग क्यों छोड़ा गया। बिशप हकीम का चेहरा बदल गया। अब तुम मंदिर की सुरक्षा पर भी संदेह करने की हिम्मत कर रहे हो। अगर हर ग्रेस सुरक्षित हैं तो हमारे चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। आपको केवल उन्हें बुलाकर मुझसे मिलने देना है। समय आने पर सीमा को उनकी वापसी के लिए सुरक्षित रूप से सौंप दिया जाएगा। बिशप हकीम ने ठंडे स्वर में कहा। अल्फोंस एक कदम आगे बढ़ा। उसका विशाल शरीर और भारी हथियार ही अपने आप में डर पैदा करने के लिए काफी थे।
तो फिर मैं अकेला अंदर जाकर हर ग्रेस को देखूंगा। क्या तुम कह रहे हो कि मंदिर इस समय सीमा को जबरदस्ती रोक कर रखे हुए है? मैं यह नहीं कह रहा कि मंदिर हर ग्रेस को कैद करके रखे हुए है। अल्फोंस ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया। लेकिन परिस्थितियों से अनजान पुरोहित एस में हलचल मच गई, क्योंकि कैद शब्द का संबंध सरू से जुड़ते ही उनके मन में संदेह पैदा हो गया। अगर ग्रैंड डचेस एवरन अपनी इच्छा से यहाँ प्रायश्चित करने आई हैं, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि उन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर लाकर दिखा दिया जाए और बॉडीगार्ड को आश्वस्त कर दिया जाए? लेकिन बिशप हकीम ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता था। उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि अमृता बेहोश हो गई है। उसकी वर्तमान हालत बॉडीगार्ड को दिखाना इस बात का सबूत होगा कि वह वास्तव में कैद में है। ऊपर से उसकी लेडी इन वेटिंग भी इसकी गवाह थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें इतनी जल्दी कैसे पता चला और वे इतनी तेजी से यहाँ कैसे पहुँच गए। बिशप हकीम ने मन ही मन उन पुरोहित एस को कोसा जो अमृता पर नज़र रख रहे थे। इसका मतलब या तो उन्होंने उसे खबर देने में असाधारण देरी की थी, या फिर वे बाहर खबर जाने से रोकने में असफल रहे थे। फिलहाल उसे उन्हें रोकना ही होगा। इसी बीच वह अमृता और हेली को पहले किसी दूसरी जगह ले जाने की योजना बना रहा था। अमृता के साथ बातचीत करनी जरूरी थी। बॉडीगार्ड ऑफ एवरन ने अब तक पूरे इलाके में अफवाहें फैला दी होंगी। इसके बाद मंदिर के भीतर भी हलचल मच जाएगी। निचले दर्जे के पुरोहित एस का मनोबल बढ़ रहा था। वे अंदर और बाहर दोनों तरफ से एकजुट होकर हेरेसी इंक्विजिटर का अनुसरण कर रहे थे। वह इस माहौल को खराब नहीं कर सकता था। सबसे बढ़कर पीछे हटना उसके अधिकार को नुकसान पहुंचाएगा। पीछे हटो, यह मेरी आखिरी विनती है बिशप। इसके बाद यह विनती नहीं होगी। अल्फोंस ने धीरे धीरे अपना बायां हाथ तलवार की मूठ पर रखा। यह इस बात का संकेत नहीं था कि वह तुरंत तलवार निकालने वाला है। वह केवल ये बता रहा था कि वह हथियारबंद है। लेकिन उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड ने भी एक साथ अपनी अपनी तलवारों की मूठ पकड़ ली। झनझनाहट। हालांकि एक भी तलवार म्यान से बाहर नहीं निकली थी, फिर भी लोहे के रगड़ने की आवाज हवा में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे युद्धभूमि हो और किसी भी क्षण चारों ओर जमा तनाव विस्फोट करने वाला हो। पुरोहित एस ने सांस रोक ली। कुछ तो एक कदम पीछे भी हट गए, क्योंकि वे समझ गए थे कि अल्फोंस सचमुच हमला करने के लिए तैयार था। लेकिन बिशप हकीम इतना कायर नहीं था कि ताकत के सामने झुक जाए। उसने अपना शरीर सीधा किया और घमंड से चिल्लाया, प्रभु के सामने हर व्यक्ति को विश्वासयोग्य होना चाहिए। क्या तुम्हें पता भी है कि यह पवित्र मंदिर क्या कर रहा है? लेकिन उसके शब्दों का जवाब दूसरी दिशा से आया। बॉडीगार्ड के पीछे से विशाल सामने आया। उसके साथ स्वयं आर्चबिशप भी था। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बिशप हकीम। मेरी पत्नी की रक्षा करने का आदेश पाए हुए स्कॉट नाइट को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? विशाल ने कहा। अरे हकीम, आर्चबिशप ने ऊंची आवाज में पुकारा। बिशप हकीम घबरा कर हाँफ उठा। आर्चबिशप, ये कैसे? महामहिम। अल्फोंस चौंक गया और तुरंत सिर झुका दिया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि विशाल राजधानी में आ चुका है। हालांकि बॉडीगार्ड ने उसके लिए रास्ता खोल दिया था, फिर भी वे अपनी हैरानी छिपा नहीं सके। जैसे ही पुरोहित एस ने आर्चबिशप को देखा, सभी ने एक साथ एक घुटने पर बैठकर सिर झुका दिया। विशाल ने फिर बिशप हकीम से ठंडी आवाज में कहा, अगर मेरे बॉडीगार्ड का ये दावा झूठा है कि मेरी पत्नी को यहाँ कैद करके रखा गया है, तो फिर उन्हें रोकने का कोई कारण नहीं है बिशप। ग्रैंड ड्यूक एवरन। बिशप हकीम के मुंह से कराह जैसी आवाज निकली। विशाल यहाँ कैसे हो सकता था? ये बिल्कुल असंभव लग रहा था। सरू में काम करते हुए विशाल के लिए राजधानी की घटनाओं पर नजर रखना संभव नहीं था। फिर भी थोल्ड गेट पर युद्ध की खबर के कारण ग्रैंड ड्यूक विजय का खुफिया तंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहा था। सिर्फ ग्रैंड ड्यूक विजय ही नहीं, एम्परर और लॉरेंस के सूचना तंत्र भी सक्रिय थे। दूसरी ओर के गुड भी उत्तर की स्थिति जानना चाहते थे, क्योंकि राजनीतिक कारणों से इस युद्ध में अभूतपूर्व मात्रा में सामान और सैनिकों की आवाजाही हो रही थी। लगभग हर दिन दर्जनों कैरियर पिजन्स उड़ रहे थे। समुद्री रास्ता खुलने के बाद तो व्यापारियों ने भी छोटे छोटे समूह बनाए और उत्तर की ओर जाना शुरू कर दिया था। बिशप हकीम ने भी खबर जानने के लिए पुरोहित एस को पत्र भेजा था, लेकिन हर स्रोत से मिलने वाली खबर लगभग एक जैसी थी। थोल्ड गेट के सामने जमा करम की सेना 2 बार की भिड़ंत और नुकसान के बावजूद पीछे नहीं हटी थी। सेना लगातार अपनी संख्या बढ़ा रही थी और अब उसकी संख्या 25,000 तक पहुंच चुकी थी।
यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी मौसम गर्म होने पर करम की सेना रास्ते के उत्तर की ओर बढ़ती रहती थी। लेकिन इस बार वे बम्बार्डमेंट की सीमा के भीतर ही डेरा जमाए हुए थे। वास्तव में ये करम को बातचीत से भटकाए रखने के लिए जानबूझकर फैलाई गई झूठी जानकारी थी। लेकिन बिशप हकीम के पास कई अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। बिशप हकीम जानता था कि समुद्री रास्ता कुछ सप्ताह पहले खुल चुका था, लेकिन युद्ध अभी भी चल रहा था। विशाल के लिए थोल्ड गेट को पार करके निकल आना असंभव था। फिर विशाल यहाँ कैसे था? इससे तो सारी पूर्व शर्तें ही टूट जाती थीं। अमृता को राजद्रोह में फंसाने की पूरी योजना इस शर्त पर आधारित थी कि विशाल ग्रैंड ड्यूक विजय की कॉम्पनसेशन योजना को स्वीकार करेगा। सब कुछ तभी किया जाना था जब विशाल उत्तरी सीमा के काम में व्यस्त हो। जब उसे सब कुछ पता चलता और स्थिति पहले ही उसके हाथ से निकल चुकी होती, तब विशाल अपनी पत्नी के लिए मिलने वाले मुआवजे के बदले समझौता स्वीकार कर लेगा, ऐसा बिशप हकीम ने सोचा था। लेकिन अब उसे समझ आया कि विशाल ऐसा व्यक्ति था जो अपने परिवार के मामले में कभी समझौता नहीं करेगा। विशाल ने फिर कहा, अगर मैं अंदर जाना चाहूं तो क्या तुम मुझे रोकना चाहोगे? बिशप हकीम ने आर्चबिशप की ओर देखा। आर्चबिशप ने रास्ता खोलने का संकेत दिया। पुरोहित एस ने बिशप हकीम के आदेश का इंतजार किए बिना समुद्र के दो हिस्सों में बंटने की तरह दाएं बाएं हटकर रास्ता बना दिया। विशाल लंबे कदमों से भीतर चला गया। बॉडीगार्ड उसके पीछे हो लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाहर मची अफरा तफरी से हेली बेचैनी में पैर पटक रही थी। जो भी हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज डॉक्टर था। लेकिन घबराए हुए पुरोहित एस को समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले क्या करना चाहिए। 3 अनजान पुरोहित ऐसे एक स्ट्रेचर लेकर भीतर आए। हेली तुरंत खड़ी हो गई और उसने अपनी जेब पर हाथ रख लिया, क्योंकि वे तीनों अंदर आते ही बिना अभिवादन किए सीधे अमृता की ओर बढ़े थे। वहीं रुक जाओ, डॉक्टर कहाँ है? हेली ने पूछा। वह जल्द ही आएगा, एक पुरोहित ने बेरुखी से जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी नसें तनाव में हों। हेली को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ और वह पुरोहित और अमृता के बीच खड़ी हो गई। डॉक्टर, आप हर ग्रेस को कहाँ ले जाने वाले हैं? सबसे पहले हम उन्हें एक आरामदायक कमरे में ले जाएंगे। डॉक्टर वहीं आ जाएगा। हर ग्रेस के शरीर को मत छूना, हेली ने तेजी से कहा और अपना हाथ जेब पर रख लिया। सिर्फ ये 3 पुरोहित ऐसी नहीं, बाहर और भी पुरोहित ऐसे इधर उधर जाते दिखाई दे रहे थे। इतने सारे लोगों के बीच एक भी व्यक्ति अमृता की देखभाल करने या बेहोश पड़ी व्यक्ति के लिए जरूरी सामान लाने की घबराहट में नहीं था। एक पुरोहित मुड़ा और हेली के पास आया, जैसे वह पहले से जानता हो कि क्या करना है। हमारे पास समय कम है। हेली समझ गई कि वे आपात स्थिति में उसे काबू करने की तैयारी कर रहे थे। ये जल्दी अमृता की हालत को लेकर नहीं थी। इसका मतलब था कि उन्हें दोनों को जल्दी से किसी दूसरी जगह ले जाना था। हेली ने अपनी बंदूक जेब से निकाल ली। हाय, हे भगवान! तीनों पुरोहित ऐसे एक साथ रुक गए। हेली अपने कांपते हाथों को छिपा नहीं सकी। मेरे पास मत आना, ऐसा मत करो, लेडी जॉर्डन। मैं न तो सैनिक हूं और न ही नाइट, इसलिए मैं ठीक से गोली भी नहीं चला सकती। पुरोहित, मैं कोई हादसा नहीं करना चाहती। हेली ने मन ही मन सोचा कि उसे गोलियां साथ रखनी चाहिए थीं, चाहे उसकी निशानेबाजी कितनी भी खराब क्यों न हो। उसके लिए एक गोली ही काफ़ी होती। अगर वह हवा में एक गोली चलाकर अपनी जगह का संकेत देने के साथ साथ धमकी भी दे देती, तो अल्फोंस दरवाज़ा तोड़कर भी उसके पास दौड़ाता। झूठी बहादुरी दिखाते दिखाते उसका कंधा बुरी तरह दुखने लगा था। पुरोहित ऐसे हिचकिचाने लगे। बिशप हकीम का आदेश स्पष्ट था, लेकिन वे इतने कुशल भी नहीं थे कि बंदूक लिए खड़ी महिला पर झपटकर उसे तुरंत काबू कर लेते। आप ऐसा नहीं कर सकती, लेडी। अगर पुरोहित एस मुझे ईमानदारी से बता दें कि बाहर क्या हो रहा है, तो मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी। हेली ने कहा। यह टकराव केवल कुछ क्षणों का था। लोगों की बातचीत का शोर अचानक गायब हो गया और इधर उधर जाते कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। धप धप भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हेली ने गहरी सांस ली। उसके कंधे ऊपर नीचे हो रहे थे। विशाल सबसे पहले उस छोटे प्रेयर रूम में दाखिल हुआ। ग्रैंड ड्यूक, हेली ने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद यहाँ आएगा। वह लगभग चिल्लाते हुए अपनी बंदूक दूर फेंककर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। तीनों पुरोहित ऐसे भाग भी नहीं सके। वे घबराकर इधर उधर देखने लगे। बॉडीगार्ड ने तुरंत भीतर घुसकर उन तीनों को पकड़ लिया।
विशाल बिना कुछ कहे अमृता के पास गया और एक घुटने के बल बैठ गया। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उसके गाल पर रखा। उसका चेहरा किसी मृत व्यक्ति की तरह पीला था और शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसने सावधानी से एक हाथ अमृता की पीठ के नीचे और दूसरा उसके घुटनों के नीचे रखा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अमृता ने मानो उसकी कोई बात सुनी ही नहीं थी। उसका वजन थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खराब लग रहा था। महामहिम, मैं तुमसे बाद में सुनूंगा, हेली। ये लोग उसे अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। हेली ने बड़ी मुश्किल से शब्द निकाले। वह उन 3 पुरोहित ऐस की बात कर रही थी जिन्हें बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया था। विशाल ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर बिशप हकीम की ओर देखा। बिशप हकीम आधा कदम पीछे हट गया। उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन विशाल के दबाव के सामने वह खुद को रोक नहीं पाया। इस बार विशाल ने आर्चबिशप की ओर देखा। उसने बॉडीगार्ड को मैंशन से निकलते देखा था और प्रताप से संक्षेप में पूरी बात सुनी थी। लेकिन बॉडीगार्ड के पीछे तुरंत जाने के बजाय वह पहले आर्चबिशप के रेजिडेंस गया था। चाहे कुछ भी हुआ हो, आर्चबिशप को साथ लेकर जाना ही स्थिति से निपटने का सबसे शांतिपूर्ण तरीका था। उसे लगा था कि अमृता भी यही चाहेगी। उसे ठीक ठीक पता नहीं था कि मंदिर के भीतर क्या चल रहा था, लेकिन वह जानता था कि अमृता अपने कामों के पीछे की पूरी योजना शायद ही कभी किसी के सामने प्रकट करती है। अब उसे इस तरह सोचने का पछतावा हो रहा था। वापसी का रास्ता केवल लगभग 20 मिनट का था। फिर भी उन 20 मिनटों तक अमृता इस ठंडी पत्थर की जमीन पर पड़ी रही थी। अगर हेली के पास बंदूक न होती तो संभव था कि उसे किसी दूसरी जगह ले जाया जाता। बॉडीगार्ड का वहां दौड़कर पहुंचना भी पर्याप्त नहीं था। स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की उम्मीद करना मूर्खता थी। मुझे लगता है कि मैंने मंदिर की पर्याप्त सेवा कर दी है, आर्चबिशप। आर्चबिशप का चेहरा उलझन से भर गया। उसकी गर्दन के नीचे तक चेहरा लाल हो चुका था, लेकिन उसने किसी तरह अपनी गंभीरता बनाए रखी। मुझे माफ कर दो, विशाल। मुझे पता था कि ग्रैंड डचेस यहाँ रह रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि वह अपनी इच्छा से प्रार्थना कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए था कि मेरी पत्नी कमजोर है। अगर आपको नहीं पता था तो उसकी लेडी इन वेटिंग को तो पता होगा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आर्चबिशप ने सिर झुका लिया। धड़ाम, विशाल के हाथ से चाय का प्याला छूटकर फर्श पर गिर पड़ा और टुकड़ों में बिखर गया। कुछ क्षणों तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। विशाल ने डॉक्टर को देखा, जैसे उसे डॉक्टर की बात समझने में कुछ पल लग गए हों। बच्चा, उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। डॉक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। जी, ग्रैंड डचेस गर्भवती हैं। अभी गर्भावस्था शुरुआती अवस्था में है, लेकिन बच्चा सुरक्षित है। बेहोश होने का मुख्य कारण अत्यधिक थकान और कमजोर शरीर है। विशाल का चेहरा पूरी तरह जम गया। तुम्हें यकीन है? जी, मैंने अच्छी तरह जांच की है। फिलहाल किसी तरह का खतरा नहीं दिख रहा, लेकिन उन्हें पूर्ण आराम की आवश्यकता है। उन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव या अत्यधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। विशाल कुछ नहीं बोला। उसने धीरे धीरे नीचे देखा। फर्श पर टूटा हुआ प्याला पड़ा था और चाय चारों ओर फैल गई थी। प्रताप और हेली भी स्तब्ध खड़े थे। हेली के चेहरे पर अचानक अपराधबोध उभर आया। अमृता ने उसे कुछ भी नहीं बताया था, न उसे, न विशाल को, किसी को भी नहीं। विशाल ने आखिरकार पूछा, उसे खुद पता था। हेली ने होंठ खोले, लेकिन आवाज नहीं निकली। विशाल की नज़र उस पर टिक गई। हेली, मुझे नहीं पता। उसने सिर झुका लिया। हर ग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा। विशाल ने आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर एक साथ कई भाव उमड़ पड़े, गुस्सा, चिंता, अविश्वास और सबसे बढ़कर डर। वह अमृता को जानता था। वह जानता था कि वह अपने शरीर की परवाह नहीं करती। अगर उसके सामने कोई बड़ा उद्देश्य होता तो वह अपनी नींद, भोजन और आराम तक को भूल जाती। लेकिन अब बात केवल उसकी नहीं थी। उसके भीतर उनका बच्चा था, और वह उसे लेकर इस हालत में मंदिर गई थी। वह वहां 2 दिनों से लगभग बंद थी। उसे कठोर बिस्तर दिया गया, ठंडे कमरे में रखा गया, प्रार्थना के नाम पर घुटनों के बल बैठाया गया, और वह सब सहती रही। विशाल की उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गईं। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? किसी के पास उत्तर नहीं था। हेली ने धीरे से कहा, शायद क्योंकि उसे डर था कि आप सब कुछ छोड़कर तुरंत वापस आ जाएंगे। विशाल ने उसकी ओर देखा। हेली ने आगे कहा, वह जानती थी कि आप उत्तर में युद्ध के बीच हैं। वह नहीं चाहती थी कि आप उनके कारण अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें।
विशाल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर वह मर जाती तो। हेली चुप रही। वह अमृता को बचाने के लिए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इस समय उसके पास कोई उचित उत्तर नहीं था। विशाल ने धीमी आवाज में कहा, वह हमेशा ऐसा ही करती है। फिर वह उठ खड़ा हुआ। मैं उसे देखने जा रहा हूँ। डॉक्टर ने तुरंत कहा, अभी उन्हें सोने दें। उन्हें आराम की जरूरत है। विशाल कुछ पल रुका, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है। वह दरवाजे के सामने खड़ा होकर अंदर देखने लगा। बिस्तर पर अमृता शांत पड़ी थी। उसका चेहरा अभी भी बेहद पीला था। विशाल की नज़र उसके चेहरे से धीरे धीरे उसके पेट पर चली गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे हमेशा की तरह फिर से चौंका गई, सीमा। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। इस बार तुम्हें अकेले नहीं लड़ने दूंगा। चाय का कप टुकड़ों में बिखर गया। चूंकि यह अमृता का लिविंग रूम था, इसलिए फर्श पर अभी भी सफ़ेद रग बिछा हुआ था, लेकिन उस पर चाय का एक बड़ा लाल दाग फैल गया था। लोग घबरा गए और तुरंत विशाल की ओर देखने लगे। क्या आपको चोट लगी है, महामहिम? नहीं, चाय ठंडी थी। मैं ठीक हूँ। विशाल ने जैसे आधी बेहोशी की हालत में अपना हाथ हिलाया। फिर उसने उलझन भरी नज़रों से दोबारा डॉक्टर की ओर देखा। सीमा, तुम्हारा मतलब है कि उसके अंदर बच्चा है? जी, वह प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने थोड़े असमंजस में जवाब दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि विशाल को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था। प्रताप सहित कुछ वैसल्स, जिन्होंने अपना राज छिपा कर रखा था और सब कुछ देखते रहे थे, राहत की सांस लेने लगे। वहीं कुछ अन्य लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैंने हर ग्रेस की लगातार जांच नहीं की है, इसलिए निश्चित होने के लिए मुझे एक बार फिर देखना होगा, लेकिन प्रेगनेंसी लगभग 12 से 14 सप्ताह की लग रही है। डॉक्टर की बात सुनकर विशाल ने स्तब्ध होकर पूछा, इतनी महत्वपूर्ण बात के बारे में किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने इसके बारे में कभी सोचा तक नहीं था। एक समय पर उसने इसके बारे में सोचा जरूर था, लेकिन वह बस एक अस्पष्ट सा बाद में था, जब बाकी सारी परेशानियां सुलझ जाएंगी और अमृता का शरीर थोड़ा स्वस्थ हो जाएगा। यहाँ तक कि जब उसने परिवार शुरू करने का मन बना लिया था, तब भी उसने अपने घर में बच्चों को इधर उधर दौड़ते हुए देखने की कल्पना नहीं की थी। सबसे बढ़कर उसे यह खबर मिलने और बच्चे की उम्मीद करने के इतने मौके मिले थे कि अचानक इस तरह सामने आने की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रताप ने सावधानी से कहा, हम सब अनजान बनने का नाटक कर रहे थे क्योंकि हर ग्रेस इस बारे में बात नहीं करना चाहती थीं। सावधान महिलाएं अक्सर तब तक इस बारे में जानबूझकर कुछ नहीं बताती जब तक उन्हें पूरा भरोसा न हो जाए। कभी कभी वे केवल अपने परिवार द्वारा बुलाए गए डॉक्टर से ही जांच करवाती हैं। डॉक्टर ने भी कहा, अभी ऐसा मामला नहीं है, लेकिन इनहेरिटेंस को लेकर होने वाले विवादों के कारण कई बार फीटस को खतरा हो जाता है। परिवार के लोग एक ही खबर सुनकर उत्साहित होते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें ये चिंता भी रहती है कि कहीं परिवार के लोगों को निराश न कर दें। सही है, विशाल ने परेशान मन से जवाब दिया। उसे लगा कि प्रताप और डॉक्टर की बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन वह यह मानकर आगे नहीं बढ़ पा रहा था कि अमृता ने इसी वजह से प्रेगनेंसी छिपाई होगी। अमृता को उसे यह खबर बतानी चाहिए थी। अगर वह चिंतित थी तो और भी अधिक। अगर वह अपनी प्रेगनेंसी की बात उससे छिपाना चाहती थी तो उसे खुद से भी यह बात छिपाने की कोशिश करनी चाहिए थी, किसी और से नहीं। सीमा, क्या वह ठीक है? उसके मुंह से केवल यही शब्द निकले। डॉक्टर को थोड़ी राहत महसूस हुई। इस सवाल का जवाब देना उसके लिए आसान था। हर ग्रेस कमजोर हो सकती हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अच्छी तरह से सुरक्षित है और हर ग्रेस अपना ख्याल रखकर अपनी स्टैमिना बढ़ा सकती हैं। लेकिन फिलहाल उन्हें बिल्कुल स्थिर और आराम की स्थिति में रहना होगा। मैं समझ गया, विशाल ने इतना ही कहा। तभी एक बेपरवाह नाइट ने आगे बढ़कर जोर से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस महामहिम। शश, शांत रहो। हर ग्रेस का बेडरूम बिल्कुल पास है। दोनों तरफ से तुरंत टोकने वाले हाथ आए और उस नाइट को चुप करा दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस की बातें अब केवल धीमी आवाज में कही गईं। अमृता अभी अभी टेम्पल की प्रताड़ना के कारण बेहोश हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यह इतनी जोर से खुशी मनाने की स्थिति नहीं थी। अभी भी बहुत से जरूरी काम बाकी थे। इस समय गुस्सा करने का समय था। ये बात अच्छी तरह जानते हुए भी एवरन मैंशन के सभी लोग अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे थे।
अब तक उम्रदराज वैसल्स और बॉडीगार्ड अनुमान लगा चुके थे, फिर भी बिना कुछ कहे इंतजार कर रहे थे। अब डॉक्टर की पुष्टि सुनकर उनके चेहरों पर भी खुशी की मुस्कान आ गई। कहा जा सकता था कि किसी परिवार का उत्तराधिकारी होने पर ही उसका मुखिया वास्तव में उस परिवार का स्वामी स्थापित होता है। अब तक ग्रैंड डची एवरन के परिवार में केवल एक ही सीधा ब्लड रिलेटिव था, विशाल। हालांकि वह शादीशुदा था, फिर भी ए के जन्म तक लोगों के मन में चिंता बनी रहना स्वाभाविक था। लेकिन अब ग्रैंड डची एवरन, जो इतने समय से खतरे में था, आखिरकार फिर से शीर्ष पर उठ सकता था। शादी के तुरंत बाद सही समय पर मिली ऐसी खुशखबरी से वे भला खुश हुए बिना कैसे रह सकते थे। ग्रैंड डचेस अभी युवा थी, इसलिए सभी ने सोचा था कि उन्हें 2-3 साल या उससे भी अधिक समय तक इंतजार करना पड़ेगा। जब विशाल अमृता के बेडरूम की ओर बढ़ा तो उत्साहित वैसल्स और बॉडीगार्ड भी उसके पीछे चल पड़े। प्रताप ने उन्हें रोक दिया। यहाँ तक कि अल्फोंस ने भी चुपके से अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन प्रताप ने उसे भी रोक दिया। केवल हेली ही विशाल के साथ बेडरूम में जा सकी। अमृता नर्म बिस्तर में गहराई तक धंसी हुई थी। उसके सारे कपड़े उतारकर उसे आरामदायक स्थिति में लिटाया गया था। उसके बिखरे हुए बाल तकिए पर फैले हुए थे। मार्कस उसके पैरों को सहला रहा था। विशाल को देखते ही वह खड़ा हो गया। रूबी, जिसने उसके हल्के बुखार से तपते माथे को ठंडे पानी से ठंडा किया था और उसके बाल संवारे थे, वह भी खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। सोफी कमरे के एक कोने तक चली गई थी। वहां वह सिसकी, फिर उठकर एप्रन से अपना चेहरा छिपा लिया। अमृता के प्रेग्नेंट होने की खुशी मनाने के बजाय उसे उसकी मुश्किल स्थिति देखकर ज्यादा दुख हो रहा था और वह खुद भी उलझन में थी। अमृता की शादी हो चुकी थी और वह रोसन मैंशन से बाहर आ गई थी, इसलिए सोफी ने सोचा था कि अब उसके साथ फिर कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि जब बाकी सभी लोग अमृता के गर्भवती होने की खुशी मना रहे थे, तब सोफी अपनी आंखों से निकलते आंसुओं को दिखाने में असमर्थ थी। अगर वह 1-2 दिन अच्छी तरह सो जाएंगी तो जाग जाएंगी, डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा। विशाल ने रूबी की ओर देखा और पूछा, क्या सीमा को कोई अलग डॉक्टर नहीं दिखाता था? नहीं, रूबी ने अपराधी की तरह सिर झुका लिया। विशाल ने लोगों की ओर हाथ हिलाया। सब बाहर जाओ। महामहिम, हेली ने धीरे से मुंह खोला। क्या आप खुश नहीं हैं? उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह सवाल शायद बहुत आगे बढ़कर पूछ दिया गया था, लेकिन वह ये पूछे बिना भी नहीं रह सकती थी। अब जबकि लक्ष्मी दूर थी, अगर हेली नहीं पूछती तो अमृता की ओर से यह सवाल पूछने वाला कोई नहीं था। मैं खुश हूँ। मैं खुश कैसे नहीं हो सकता? विशाल ने जैसे खुद से कहा। लेकिन जब वह अपनी आंखें बंद किए हुए है तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं खुश हूँ? हुक, सोफी खुद को रोक नहीं सकी और सिसक पड़ी। रूबी तुरंत उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ फेरने लगी। फिर वह बिना आवाज किए पीछे हट गई। मार्कस और हेली, जो विशाल के दिल की स्थिति समझ चुके थे, वे भी पीछे हट गए। दरवाज़ा बंद होने के बाद वहां केवल वे दोनों रह गए। विशाल अमृता के पास बैठ गया। उसके बैठते ही मैट्रेस थोड़ा झुक गया, लेकिन अमृता ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उसने ब्लैंकेट के नीचे से अमृता का हाथ बाहर निकाला। उसकी बेबस उंगलियां विशाल की उंगलियों के बीच फिसल गईं। मुझे यकीन नहीं है कि तुम पर भरोसा करना सही था या नहीं। उसने उसका हाथ अपनी हथेली के ऊपर रख लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका चेहरा पहले से इतना सफ़ेद था या अब उसमें रंग की कमी के कारण और भी ज़्यादा पीला लग रहा था। ये भी एक समस्या है कि तुम खुद को बिल्कुल नहीं बचाती। विशाल ने आह भरी। मुझसे इतनी सारी बातें छिपाना भी एक समस्या है। जब तुम्हारे मन में अपना वादा निभाने की ताकत ही नहीं होती, तब इतनी आसानी से वादा कर देना भी एक समस्या है। विशाल ने फिर आह भरी और एक बार उसके हाथ की पीठ पर हाथ फेरा। फिर उसने उसका हाथ वापस ब्लैंकेट के अंदर रख दिया। क्या उसे पता था कि उसके अंदर बच्चा है? क्या इसके बावजूद उसने खुद को खतरे में डाल दिया? ऐसा हो सकता था। शायद उसने सोचा हो कि बच्चे का न होना ही बेहतर होगा। फिर भी जब उसने उसका प्रपोजल दोबारा स्वीकार किया था और वे वास्तव में एक कपल बन गए थे, तब विशाल ने सोचा था कि शायद वह अब खुद का थोड़ा ख्याल रखेगी। यह उसकी मूर्खता थी। उसकी छाती कसने लगी। उम्मीद बार बार आती और फिर चली जाती थी। कभी किसी रात उसे लगता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह सुबह तक खुशी में रहता। लेकिन कुछ रातें ऐसी भी थीं जब सपनों में भी उसे ऐसा लगता था जैसे उसका सीना चीरकर उसका दिल निकाल दिया गया हो। क्या मैं तुम्हें बदल सकता हूँ? उसने फुसफुसा कर पूछा। बेशक,
कोई जवाब नहीं आया। लोग आसानी से नहीं बदलते। विशाल खुद भी इसका अपवाद नहीं था। एक बार फैसला कर लेने के बाद उसे इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता था। लॉर्ड सीड एक चट्टान की तरह हैं। लक्ष्मी ने एक बार ऐसा कहा था। वह टूट सकती है लेकिन उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। ये कॉम्प्लीमेंट जैसा नहीं लग रहा। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। आखिरकार एक दिन वह टूट जाएगी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लोग केवल अपनी बिलीफ्स को पकड़े रहकर नहीं जी सकते। खुद को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि गॉड ने आपको और आपके दिल को पहले ही माफ़ कर दिया है। लक्ष्मी सही भी थी और गलत भी। विशाल ने खुद को माफ़ कर दिया था। कम से कम वह ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वास्तव में माफ़ किए जाने के लिए उसे अपने बारे में सोचना और बदलना जरूरी था। और वह बदला नहीं था। जब उसने अमृता को दूसरी बार प्रपोजल दिया तब भी वह बदलने के बजाय टूट गया था। पहली बार उसकी जीवन जीने की शैली टूट गई थी और दूसरी बार उसके दिल का एक हिस्सा टूट गया था। फिर भी उसने उससे प्यार करने का फैसला किया। विशाल ने अपना सिर झुकाया और अपना गाल उसके गाल से लगा दिया। अमृता की रंगहीन सांसें उसके कानों तक पहुंच रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ पल वहीं रहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब विशाल बेडरूम से बाहर आया तब तक पूरा स्थान शांत हो चुका था। प्रताप ने जल्दी से वैसल्स को रोक दिया था और उन्हें शोर मचाने से रोक दिया था। लिविंग रूम में 4 लोग थे। मार्कस और रूबी ने बस विशाल के सामने सिर झुकाया और अंदर चले गए। वे पूरी रात उसके पास रहने वाले थे। बाकी 2 हेली और फ्रील थे। विशाल ने सबसे पहले फ्रील को बुलाया और पूछा, क्या उसे अटेम्प्टेड किडनैपर के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया है? मैंने उसे एक बाहरी कमरे में बंद कर दिया है। क्या आप खुद उससे पूछताछ करना चाहेंगे? इस तरह संभालो कि बाद में तुम्हें कोई परेशानी न हो। इंटेरोगेटर का इंतजार करो, मैं मेरे महाराज से मिलने जाऊंगा। जी। पूछताछ इस तरह की जानी थी कि किसी को कोई शक न हो। एम्परर के सर्वेंट को विटनेस बनाकर वह टेम्पल को बिना किसी बहाने के जिम्मेदार ठहरा सकेगा। विशाल ने अपनी मुट्ठी कुछ बार भींची और फिर खोली। यह ऐसा मामला नहीं था जिस पर वह तुरंत अपना गुस्सा निकालना चाहता था। उसका मन धीरे धीरे शांत हुआ और वह आगे बढ़ गया। फिर विशाल ने हेली की ओर देखा। हेली बहुत नर्वस थी। वह एवरन की केवल एक लो रैंकिंग ऑफिशियल थी। जॉर्डन फैमिली की बेटी होने के कारण उसने अपना बचपन विशाल के साथ बिताया था। बड़ी होने के बाद भी उनकी अक्सर मुलाकात होती रही थी, लेकिन लॉर्ड और सर्वेंट के रूप में उसे विशाल के सीधे ऑर्डर सुनने के ज़्यादा मौके नहीं मिले थे। अमृता की लेडी इन वेटिंग बनने के कुछ समय बाद ही उसे केवल अच्छा काम करने के लिए कहा गया था। हेली विशाल को एक इंसान के रूप में पसंद करती थी, लेकिन उसे लगता था कि यह बात उसे अपना मास्टर मानने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसे लगता था कि विशाल बहुत नर्म और कमज़ोर है, और यही उन मुख्य कारणों में से एक था जिसकी वजह से हेली एवरन से निराश थी। लेकिन अब विशाल बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा उतर आया था और उसके भीतर का दबाव इतना मजबूत था कि वह साफ दिखाई दे रहा था। उसके सामने अब कोई ऐसा 20 साल का युवा नहीं खड़ा था जो ये तय नहीं कर पा रहा था कि किस दिशा में जाना है, बल्कि ऐसा व्यक्ति खड़ा था जो चट्टान की तरह था और जिसने वर्षों तक बारिश और आंधियों को सहा था। हेली जी, सीमा के कोलैप्स होने से पहले क्या उसने तुम्हें कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए थे? हेली ने अपनी सांस रोक ली। हेली ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने साफ कहा था कि अमृता के बेहोश होने का कारण अत्यधिक थकान और लो ब्लड प्रेशर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हेली के मन में उठ रहे संदेह खत्म हो गए थे। अमृता को अपनी शारीरिक स्थिति का जरूर पता रहा होगा। हेली अभी अमृता की इतनी भरोसेमंद सहायक नहीं बनी थी कि वह उसकी सेहत से जुड़ी हर बात जान सके, लेकिन हेली का मानना था कि अमृता अपने शरीर की हालत से अनजान नहीं हो सकती थी, भले ही वह खुद की परवाह न करती हो। ऐसा नहीं हो सकता था कि उसने जानबूझकर जहर या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की हो जो उसके लिए हानिकारक हो। डॉक्टर ने केवल कुछ समय के लिए उसकी जांच की थी। ऐसे और भी तरीके हो सकते थे जिन्हें डॉक्टर ने नोटिस न किया हो। अगर हेली की स्थिति कुछ और होती तो वह बिना किसी झिझक के विशाल को सब कुछ बता देती। अमृता के पति होने के नाते विशाल को ये जानने का अधिकार था कि अमृता क्या सोच रही थी और उसने क्या निर्णय लिया था। लेकिन अब एक बच्चा भी था। अगर अमृता को पता था कि वह गर्भवती है और फिर भी उसने ऐसा कदम उठाया था, तो ये सरू के लिए बहुत बड़ी बात थी।
क्योंकि इसका मतलब उत्तराधिकारी को खतरे में डालना था। हेली को नहीं लगता था कि विशाल इस बात को सबके सामने लाकर मुद्दा बनाएगा। लेकिन हेली अपने मुंह से यह बात नहीं कह सकती थी, वरना यह इस बात की गवाही बन जाती कि अमृता ने जानबूझकर ग्रैंड डची के उत्तराधिकारी को खतरे में डाला था। तभी विशाल ने कहा, क्या मैं उसे नहीं जानता? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। चाहे उसने अपने शरीर को बंधक बनाकर कोई कारण पैदा करने की कोशिश की हो, या फिर उसने बस जरूरत से ज्यादा मेहनत की हो, उसने एहतियात के तौर पर कुछ न कुछ जरूर तैयार किया होगा। हेली ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन विशाल ने ऐसे बात की जैसे उसे उसका जवाब सुनाई दे गया हो। उसने किया था। क्या इसका मतलब है कि ग्रेस चाहती थी कि गर्भ में पल रहे बच्चे को खतरे में डालने की कीमत चुकाई जाए? विशाल के कीमत कहने का मतलब बदला लेना नहीं था। उसके रवैये से ऐसा लग रहा था कि वह बाकी सभी चीज़ों से पहले अमृता की योजना को प्राथमिकता देगा। ये विशाल या एवरन की ओर से नहीं था। आखिरकार अमृता अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। उसने जो कष्ट सहा था, उसके बदले वह अपने और अपने गर्भस्थ बच्चे के स्वास्थ्य को एक ऐसी कीमत बना रही थी जिसके बदले उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने का कारण मिल सके। विशाल ने हेली को कुछ देर तक देखा, फिर कहा, तुम सीमा की लेडी इन वेटिंग हो। इसका मतलब है कि तुम्हें वही करना है जो सीमा तुम्हें करने के लिए कहे। उसने अपना शरीर तक दांव पर लगा दिया है, इसलिए मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। महामहिम, मैं भी वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। विशाल इतना कहकर लिविंग रूम से बाहर निकल गया। हेली ने राहत की सांस ली और वहीं बैठ गई। किसी तरह उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। वह हमेशा सोचती थी कि विशाल बहुत परेशान करने वाला और ज़रूरत से ज़्यादा नर्म है, लेकिन अगर उसने इस मौके का इस्तेमाल बदला लेने के लिए करने के बजाय किसी और उद्देश्य के लिए किया होता तो हेली को बहुत निराशा होती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संध्या के समय उस दिन दूसरी बार बॉडीगार्ड ऑफ एवरन की गतिविधियां शुरू हुईं। विशाल ने अल्फोंस को कुल 100 सैनिकों की जिम्मेदारी सौंपी। ग्रैंड ड्यूक्स रेजिडेंस की सुरक्षा कर रहे 70 सैनिकों में उसने अपने साथ आए 30 बॉडीगार्ड को भी जोड़ दिया। इसके अलावा कई अन्य सैनिक भी उनके साथ लगाए गए। ये संख्या बहुत बड़ी नहीं कही जा सकती थी, लेकिन राजधानी में एम्परर के आदेश के अधीन न रहने वाली सेना का मौजूद होना अपने आप में खतरनाक था। हालांकि राजधानी के लोग आमतौर पर बॉडीगार्ड ऑफ एवरन के अस्तित्व से परिचित थे, फिर भी उन्होंने कभी खुद को उनसे खतरे में महसूस नहीं किया था। इसका कारण था कि बॉडीगार्ड ऑफ एवरन अनुशासन के मामले में बहुत सख्त थे और आमतौर पर केवल एक तलवार से लैस रहते थे। यहाँ तक कि जिन दिनों अमृता को मंदिर तक ले जाने के लिए बड़ी संख्या में एस्कॉर्ट दिया गया था, तब भी सैनिकों को कभी किसी बड़े सैन्य अभियान के लिए नहीं बुलाया गया था। दूसरे शब्दों में, राजधानी में बॉडीगार्ड ऑफ एवरन का ग्रैंड ड्यूक और उसकी पत्नी की सुरक्षा करना प्राचीन समय से ही एक सामान्य परंपरा थी। यह इस बात को दिखाने की एक तरह की औपचारिकता थी कि सरू किस तरह का परिवार था। लेकिन उस रात स्थिति अलग थी। बॉडीगार्ड पूरी तरह हथियारों से लैस थे और सैनिक राइफलें लेकर उनके पीछे चल रहे थे। उनकी संख्या और तैयारी ऐसी थी कि उन्हें केवल एस्कॉर्ट नहीं, बल्कि एक पूरी सेना कहा जा सकता था। जैसे ही सैनिक शहर के फाटकों से बाहर निकले, एम्परर की केंद्रीय सेना सतर्क हो गई। दिन खत्म होने वाला था, लेकिन राजधानी अचानक जाग उठी। सैन्य शिविरों में मशालें जला दी गईं और दीवारों के आसपास पहरेदार तैनात कर दिए गए। संदेशवाहक हर दिशा में दौड़ने लगे, लेकिन बॉडीगार्ड ऑफ एवरन ने अपनी ओर उठने वाली निगाहों की बिल्कुल परवाह नहीं की। अल्फोंस ने विशाल से पूरी जिम्मेदारी लेकर बॉडीगार्ड को मंदिर के पास स्थित जंगल में तैनात कर दिया। पूरे मंदिर को घेरने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं थे, लेकिन विशाल कई महीनों तक वेस्टर्न आर्मी के साथ इसी इलाके में तैनात रहा था, इसलिए यहाँ का भूगोल उसके लिए हथेली की तरह साफ था। इस तरह रास्तों को नियंत्रित कर दिया गया ताकि बॉडीगार्ड ऑफ एवरन के अलावा कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से अंदर बाहर न जा सके। स्वाभाविक रूप से मंदिर ने इसका कड़ा विरोध किया। मेरा मंदिर पर अत्याचार करने का कोई इरादा नहीं है, अल्फोंस ने विरोध करने आए पुरोहित से शांत भाव से कहा। हम केवल यहाँ ठहरे हुए हैं, इस बात पर कौन विश्वास करेगा? हमने रास्ता बंद नहीं किया है, कृपया चले जाए। अल्फोंस ने पुरोहित से इतना ही कहा। केवल बिशप अकीम और उसके लोगों को रोकने का आदेश दिया गया था। इसका उद्देश्य उन्हें भागने से रोकना था। यह मंदिर के लिए एक तरह की धमकी भी थी। ये बात समझते हुए मंदिर ने आगे कोई विरोध नहीं किया।
आर्चबिशप द्वारा भेजे गए एक संदेशवाहक ने पुरोहित एस को सलाह दी कि अगर उन्हें बाहर जाना जरूरी हो तो चुपचाप निकल जाएं, वरना मंदिर के भीतर ही वापस लौट जाएं। वैसे भी मंदिर के पास होने के बावजूद जंगल का पूरा क्षेत्र मंदिर की संपत्ति नहीं था। उन्हें जबरदस्ती बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी। इस समय उन्हें झुक जाना ही बेहतर था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जिस समय शहर की दीवारों पर मशालें जलाई जा रही थीं, उसी समय ये खबर एम्परर तक पहुंची। उस समय एम्परर अपनी कुर्सी पर आधा लेटा हुआ था और उसकी आंखों में नींद थी। वह बेहद असहज स्थिति में था। वह थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। एक कुशल चेलो वादक देर रात तक धीमी धुन बजा रहा था, ताकि कमरे में पसरी खामोशी कुछ कम हो सके। एक बूढ़ी मैसर्स उसके पैरों की मालिश कर रही थी, लेकिन इससे भी उसे कोई खास राहत महसूस नहीं हो रही थी। इंपीरियल पैलेस भी इन दिनों असामान्य रूप से शांत था। कई महीनों से वहां कोई बैंक्वेट या छोटा सा गैदरिंग तक नहीं हुआ था। इसका कारण एम्परर के पसंदीदा सर्वेंट्स और मीरा के दोस्तों द्वारा आयोजित होने वाली छोटी सभाओं का पूरी तरह बंद हो जाना था। एक समय नेहा भी एम्परर की अनुमति से टी पार्टी आयोजित किया करती थी, लेकिन अब वह भी बंद हो चुकी थी। सैलून भी बंद था और इंपीरियल पैलेस के निजी कमरों में कोई अधिकारी या डिग्नेटरी किसी चर्चा के लिए नहीं आता था। मैसेंजर डर के मारे जमीन पर लेटा हुआ था। एम्परर ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा और फिर थके हुए अंदाज में आंखें बंद कर लीं। राहुल के बारे में क्या वह यहाँ है? सभी गार्ड, बॉडीगार्ड और सेंट्रल आर्मी के अधिकारी ऑडियंस वेटिंग रूम में प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैसेंजर को लाने वाले सर्वेंट ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे बाहर जाना होगा। एम्परर ने बुदबुदाया, लेकिन उठने का कोई इरादा नहीं किया। उसने मैसेंजर से वर्तमान स्थिति के बारे में दोबारा कुछ नहीं पूछा। सर्वेंट बिना आवाज़ किए बाहर चला गया। मैसेंजर ने भी आंखें घुमाईं और सर्वेंट के इशारे को देखकर तुरंत पीछे हट गया। एम्परर ने आंखें बंद रखते हुए पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? एक तुच्छ व्यक्ति की इतनी हिम्मत कहाँ कि वह कुछ सोच सके? मैसर्स ने उत्तर दिया और एम्परर के घुटनों और पिंडलियों की मालिश करती रही। एम्परर बुदबुदाया, मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। तुम अपनी काबिलियत के दम पर इंपीरियल पैलेस में आई और केवल अपने हुनर के सहारे जिंदगी जीती हो। ये सब योर मैजेस्टी की कृपा से ही संभव हुआ है। तुम कोई भी हो, किसी भी परिवार से आती हो, किसी की भी खुशामद करती हो या किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध बनाती हो, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी अपनी है न? जहां भी रहती, अपने हुनर के सहारे अच्छी जिंदगी जी सकती थीं। अगर योर मैजेस्टी ने मुझ पर कृपा न की होती, तो मेरे जैसी तुच्छ व्यक्ति इतनी संपत्ति के साथ कैसे रह सकती थी? लोगों को तुम्हारी तरह जीना चाहिए, अपने हुनर के साथ, अपनी क्षमता के साथ। एम्परर ने ऐसा कहा जैसे वह मैसर्स के उत्तर को सुन ही नहीं रहा हो। मैसर्स के शब्द वैसे भी केवल औपचारिक उत्तर थे। मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। कभी कभी मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है। अगर मेरा कोई सही बच्चा होता, तो ऐसा कभी नहीं होता। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। एम्परर अभी यह बुदबुदा ही रहा था कि चीफ अटेंडेंट अंदर आया। क्या आपने राहुल को भी जल्दी से जल्दी इंपीरियल पैलेस पहुंचने के लिए नहीं कहा था? उसे समझ नहीं आया कि एम्परर मजाक कर रहा था या गंभीर था। चीफ अटेंडेंट ने गहराई से सिर झुकाकर माफी मांगी। योर मैजेस्टी, ग्रैंड ड्यूक एवरन आपसे मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। इतना सुनते ही एम्परर, जो अब तक कुर्सी में बिना उठने के इरादे के पड़ा था, उसने आंखें खोल दीं। विशाल जी। चीफ अटेंडेंट अपनी घबराहट छिपा नहीं सका। कहा जा रहा है कि वह आज दोपहर ही राजधानी में आया था। ऐसा लगता है कि बॉडीगार्ड ऑफ एवरन की सारी गतिविधियां ग्रैंड ड्यूक के आदेश के अनुसार हो रही हैं। मुझे यकीन है, उन जिद्दी लोगों ने यहां तक की रणनीति अपने आप नहीं बनाई होगी। एम्परर ने व्यंग्यात्मक अंदाज में उत्तर दिया। हालांकि चीफ अटेंडेंट को यह पता नहीं था, एम्परर पहले से जानता था कि सरू का जहाज बंदरगाह में पहुंच चुका है और विशाल राजधानी आ चुका है। आज मंदिर में हुई घटना के बारे में भी उसे पता था। उसे ये भी मालूम था कि अमृता आर्चबिशप की रथ में वापस गई थी। सिर्फ एम्परर ही नहीं, बल्कि जिन लोगों के पास मजबूत इन्फॉर्मेशन नेटवर्क था, वे भी यह सब जानते थे। दिलचस्प, यह एक साथ देर भी थी और जल्दी भी। अगर वह विशाल को जानता था, तो उसे उम्मीद थी कि वह सबसे पहले उसके पास आएगा और अपने गुस्से तथा न्याय की भावना के सामने खुद को समर्पित कर देगा।
या फिर सब कुछ कर लेने के बाद एम्परर के सामने आएगा और अपने किए गए कार्यों का अधिकारपूर्वक बचाव करेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। विशाल ने उसी समय बॉडीगार्ड को भेज दिया था और अब एम्परर से ऑडियंस मांग रहा था। इसका मतलब था कि उसने शायद एक दो और कदम भी उठा लिए थे। मैंने सुना है कि सीमा बेहोश हो गई थी। क्या वह होश में है? अगर ऐसा था तो संभव है कि इन सभी घटनाओं के पीछे विशाल नहीं बल्कि अमृता हो। एम्परर अभी यही सोच रहा था कि मैसर्स ने मालिश करना बंद कर दिया। उसने एम्परर के पैरों को गर्म तौलिए से पोंछा, फिर उसकी ऊपर चढ़ी हुई पैंट नीचे की और उसे स्लीपर्स पहना दिए। क्या आप कपड़े बदलना चाहेंगे? चीफ अटेंडेंट ने पूछा। एम्परर ने सिर हिला दिया। बहुत देर हो चुकी है। वह विशाल से मिलने के बारे में सोच ही रहा था कि दरवाज़ा खुल गया। गार्ड समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, लेकिन इससे विशाल को रोकने में कोई फर्क नहीं पड़ा और वह सीधे अंदर आ गया। विशाल अकेला था, उसके पास कोई हथियार नहीं था। अगर वह हथियारों से लैस होता तो किसी भी हालत में उसे इस अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती। एम्परर ने अपनी उंगली से इशारा किया। गार्ड तुरंत रास्ते से हट गए। विशाल एम्परर के बेडरूम में पहुंचा और एक घुटने पर बैठ गया। आधी रात में यहाँ आने की गुस्ताखी के लिए मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, ये बूढ़ा आदमी वैसे भी सोता नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुम्हारे उत्तर से निकलने की खबर तक नहीं मिली। क्या तुमने सीमा को खुला छोड़कर सिर्फ अपनी पत्नी के लिए इतनी दूर तक आने का फैसला किया? हाँ, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। योर मैजेस्टी द एम्परर। नहीं, मेरे अंकल, विशाल ने खुद को सुधारते हुए कहा। चीफ अटेंडेंट ने एक गहरी सांस ली। वास्तव में, भले ही वे मामा और भांजे थे, विशाल ने बचपन से कभी एम्परर को अपना अंकल नहीं कहा था। जब वह 10 वर्ष की उम्र से पहले राजधानी में बड़ा हो रहा था, तब भी यही स्थिति थी। इसका मतलब था कि विशाल अपने प्रजा होने की स्थिति से कभी नहीं हटा था, लेकिन साथ ही वह एम्परर को अपने रक्त संबंधी के रूप में भी नहीं देखता था। एम्परर ने विशाल को विचारशील निगाहों से देखा। ये पहली बार है जब तुमने मुझे इस तरह बुलाया है। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम्हारा मन बदल गया है? विशाल ने अपनी आंखें झुका लीं और सिर को और गहरा झुका लिया। वह अपनी भावनाएं छिपाना चाहता था। मैंने अपने शरीर में बहने वाले आधे खून को क्रेट्स का खून मानकर भूलने की कोशिश की थी। जैसा कि आप शायद जानते होंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। ये सच है कि मेरे मन में अंकल के प्रति नाराजगी थी और यह भी सच है कि मैं उनसे डरता था। उससे भी अधिक, मैं अपने परिवार और अपनी भूमि की रक्षा करना चाहता था। हाँ, तुम ऐसा ही थे। अब ऐसा नहीं होगा। पूरी तरह शांत हो चुके विशाल ने अपनी निगाह उठाए। एम्परर उसके मन को पढ़ नहीं पा रहा था। एम्परर के मन में यह विचार आने से पहले ही विशाल ने कहा, आज मेरी पत्नी मंदिर में हुए अत्याचार के कारण बेहोश हो गई। मुझे बताया गया था कि वह रोसन मैंशन की जांच में सहयोग करने के लिए अपनी इच्छा से वहां गई थी। ये बहाने जैसा लग सकता है, लेकिन मैंने भी कहा था कि उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं ये जानता हूँ। फिर उसने अपनी लेडी इन वेटिंग से कहा कि उसे मंक्स के लिए इस्तेमाल होने वाले साधारण कमरों में रहने और ठंडे प्रेयर रूम में प्रायश्चित करने के लिए मजबूर किया गया। अगर सीमा ने ये सब सहन किया तो उसके पीछे कोई अच्छा कारण जरूर रहा होगा। एम्परर ने शांत स्वर में कहा। उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। वह वास्तव में ऐसा ही मानता था। विशाल तनिक भी विचलित नहीं हुआ। भले ही उसने किसी कारण से ये सब सहन किया हो, क्या इससे ये तथ्य बदल जाता है कि मेरी पत्नी के साथ एक अपराधी की तरह अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया? क्या तुम्हें लगता है कि सीमा खुद वहां से बाहर नहीं निकल सकती थी? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। मेरी पत्नी प्रेयर रूम के ठंडे पत्थर के फर्श पर बेहोश पड़ी थी और लगभग 1 घंटे तक वहीं पड़ी रही। इसलिए उसकी लेडी इन वेटिंग ने फ्लेयर जलाकर मदद के लिए बॉडीगार्ड को बुलाया। विशाल ने दृढ़ स्वर में कहा। इसके बावजूद मंदिर ने हमारे गार्ड्स को अंदर आने से रोक दिया और उन्हें रोकने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। अधिक से अधिक उसके साथ केवल एक लेडी इन वेटिंग थी, लेकिन उसका शरीर कमजोर है। अगर उसे बलपूर्वक रोका जाता तो वह भला वहां से कैसे निकल पाती? विशाल, अगर मैं संयोग से इतनी जल्दी राजधानी नहीं पहुंचता तो कुछ भी हो सकता था। मंदिर ने मेरी बेहोश पत्नी को चुपचाप किसी दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की, जबकि उन्होंने मेरे बॉडीगार्ड को भी रोकने की कोशिश की। विशाल धीरे धीरे बोल रहा था।
इन शब्दों को बोलते समय खुद को शांत रखना उसके लिए बेहद कठिन था। उसे कई बार शब्दों को मन ही मन दोहराना पड़ा। इसके अलावा, मेरी पत्नी गर्भवती है। एम्परर कुछ पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और उलझन साफ दिखाई देने लगी। अगर अमृता गर्भवती थी, तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा ग्रैंड डची का उत्तराधिकारी था। अगर मंदिर ने ऐसे बच्चे को गर्भ में धारण करने वाली ग्रैंड डचेस को प्रताड़ित किया था, तो यह कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे सबसे पहले तुम्हें बधाई देनी चाहिए, लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं है। क्या वह ठीक है? अगर वह बेहोश हो गई थी। सौभाग्य से, वह और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। विशाल ने जानबूझकर यही शब्द चुना, और यह सुनते ही एम्परर पूरी तरह समझ गया कि विशाल का इरादा क्या था। इसी कारण उसने उसे योर मैजेस्टी कहने के बजाय अंकल कहा था। क्या तुम हकीम को ट्रीजन के लिए दंडित करवाना चाहते हो? हाँ, विशाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। एम्परर ने उस क्षण को भी नहीं छोड़ा जब विशाल ने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। मैं अंकल का भांजा हूँ। भले ही मेरे शरीर में बहने वाले खून का केवल आधा हिस्सा इंपीरियल फैमिली का है, फिर भी मैं इंपीरियल फैमिली का सदस्य हूँ। विशाल ने फिर सिर झुका लिया। तो मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भी इंपीरियल फैमिली का हिस्सा हैं। एम्परर को अपने सिर से लेकर पैरों तक एक सिहरन महसूस हुई। उसके शरीर में उत्तेजना से कंपन होने लगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि विशाल ने अब उसी दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया था जिसमें वह स्वयं जीता था। एम्परर का मन हुआ कि वह जोर से हंसे। उसका मन हुआ कि वह विशाल के मृत पिता से कुछ कहे, उस प्रिंसेस के, उस नोबल नाइट से जो अपनी मृत्यु तक गरिमापूर्ण रहा था। तुम्हारा वह बेटा, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है और जिसके शरीर में मेरे जैसा आधा खून बहता है, अब मेरी ही दुनिया में जी रहा है। अत्याचार पर अत्याचार करने के बावजूद, यहाँ तक कि अपनी गर्दन कटने के क्षण तक, एम्परर लियोप्रिक एवरन को झुका नहीं पाया था। जब एम्परर ने उसे हर तरह की दौलत और शक्ति का लालच दिया, उसे सुख सुविधाएं दी, या भोजन जैसी जीवन रेखा को रोककर उसे धमकाया, तब भी वह उसकी सीधी और अडिग निगाहों को बदल नहीं सका। उसने क्राउन प्रिंस और फिर नए एम्परर के सामने पूरी शिष्टता से घुटने तो टेके थे, लेकिन बस उतना ही। वह वही करता था जिसे वह सही समझता था और अपने मन में उस प्रिंसेस को अपनी पत्नी मानता था, जिसने एम्परर को अपना लॉर्ड मानकर उसकी सेवा की थी। लेकिन अब विशाल क्या कर रहा था? विशाल अपने बदले के लिए एम्परर के सामने घुटने टेकने का चुनाव कर रहा था। अपनी पत्नी और बच्चे की सुरक्षा और भविष्य के लिए वह अपने माता पिता की नाराजगी और एवरन के साथ हुए अन्याय को भूलने के लिए तैयार था। निस्संदेह, ये स्वार्थ था। आखिरकार, उसने इस दुनिया के सामने घुटने टेक दिए थे। एम्परर आगे की ओर झुका और बोला, मैं समझता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। बेशक, तुम मेरे भांजे हो और तुम्हारे बच्चे मेरे ग्रैंड भातीजास होंगे। अगर उसका गर्भपात हो गया होता तो क्या होता? विशाल ने एम्परर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। यही वह बात थी जो वह चाहता था, लेकिन एम्परर के मुंह से ये सुनना उसके लिए असहनीय था। फिर भी विशाल अपने निर्णय पर कायम रहा। किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा करने में असफल होना, जिसकी रक्षा अपने स्वार्थ के लिए करनी चाहिए, मूर्खता है। अमृता ने उसे यही सिखाया था, और अमृता तथा उसके गर्भ में पल रहा बच्चा ही वे लोग थे जिनकी विशाल को सबसे अधिक रक्षा करनी थी। एम्परर ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ लोगों ने मेरी पत्नी का अपहरण करने की कोशिश की, सबूत नष्ट किए और मुझे इस मामले में हस्तक्षेप करने से रोकने की कोशिश की। मेरा विश्वास है कि उन्हें बिशप हकीम ने आदेश दिया था। कृपया पूछताछ के दौरान 2 भरोसेमंद गार्ड्स को गवाह के रूप में उपस्थित रहने दें। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बाद में मंदिर पूछताछ की निष्पक्षता पर सवाल न उठा सके। ठीक है, एम्परर ने सिर हिलाया, लेकिन प्रोटेस्ट करने वालों की ओर से विरोध होगा। क्या तुमने उसके बारे में कुछ सोचा है? अगर तुम उन्हें बलपूर्वक दबाने की योजना बना रहे हो, तो मैं तुम्हें सेना दूंगा। हेरेटिकल इन्वेस्टिगेशन का नेतृत्व किसी भरोसेमंद क्लर्जीमैन द्वारा किया जाना चाहिए। इससे कुछ हद तक उन्हें शांत किया जा सकेगा। अब सोचता हूं तो ब्रदर कॉल्टन तुम्हारी पत्नी की मदद कर रहा था, लेकिन क्या वह तुम्हारी बात मानेगा? वह मेरी भी बात नहीं मानता। इसके अलावा, मंदिर को प्रभावित करना आसान नहीं है। मुझे उन्हें समझाना होगा। कम से कम आर्चबिशप को मेरे साथ सहयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। खैर, मंदिर ने लंबे समय से सांसारिक शक्ति के लालच में काम किया है, इसलिए कोई पुरोहित ये दिखावा नहीं कर सकता कि उसे कुछ पता ही नहीं था।
इसके अलावा आर्चबिशप अब तक तुम्हारे साथ काफ़ी मित्रवत रहा है और उसने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, इसलिए उससे सहयोग लेना व्यर्थ नहीं होगा। विशाल ने सिर झुकाए हुए कहा। डाउज मार्शनेस ऑफ रोसन का मामला मुझे सौंप दीजिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। एम्परर ने इस अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं समझता हूं कि योर मैजेस्टी को चिंता है। ये भी सच है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह मेरी पत्नी की माँ है और मेरे होने वाले बच्चे की नानी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जिस बात की आपको चिंता है वह कभी न हो। उसका निपटारा पूरी तरह मुझे सौंप दीजिए। एम्परर ने काफ़ी देर तक सोचा। वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन वह बेरहमी से ये भी नहीं कह सकता था कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद यह अच्छा ही था। एक पिता जिसने ट्रीजन के कारण लगभग अपनी संतान खो दी थी, अब ट्रीजन के मामले से स्वयं निपटेगा। नागरिकों के लिए भी यह बात समझना आसान हो सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एम्परर पर कोई दोष नहीं आएगा। एम्परर ने सिर हिला दिया। हाँ, तुम्हारी अच्छी प्रतिष्ठा है, इसलिए तुम इसे अच्छी तरह संभाल लोगे। मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। धन्यवाद। विशाल ने गहराई से सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। मेरे पास बहुत काम है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। ठीक है, वैसे भी गार्ड्स और सेंट्रल आर्मी के अधिकारी यहाँ एकत्रित हैं, इसलिए अभी बाहर जाते समय ये कहना अच्छा होगा कि तुम्हें मेरी ओर से सभी अधिकार प्राप्त हैं। एम्परर ने ऐसा कहा और चीफ अटेंडेंट को बुलाया, जो अब तक उसके पास पूरी विनम्रता से खड़ा था। सबसे पहले वेटिंग रूम में मेरे आदेश पहुंचा दो और स्क्राइब से इंपीरियल डिक्री लिखवाकर विशाल को दे दो। मैं ऐसा ही करूंगा। चीफ अटेंडेंट ने सिर झुकाया। फिर वह पहले पीछे हटा और विशाल के लिए दरवाज़ा खोल दिया। विशाल ने एक बार फिर एम्परर को झुककर अभिवादन किया और बाहर चला गया। इसके बाद एम्परर ने अपना मुंह खोलकर वह हंसी, जिसे वह अब तक रोककर बैठा था। फिर उसने अटेंडेंट को बुलाकर आदेश दिया। अकीम लालची ज़रूर है, लेकिन उसमें ये सब अकेले करने की हिम्मत नहीं होगी। पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। अटेंडेंट ने बिना कुछ कहे सिर झुकाया और चला गया। बेशक विशाल भी इसके पीछे के लोगों की जांच करेगा, लेकिन एम्परर को खुद भी सबसे पहले ये पता लगाना था। ये ग्रैंड ड्यूक विजय को मजबूती से अपने नियंत्रण में लेने का एक अवसर था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विशाल सबसे पहले चीफ अटेंडेंट के मार्गदर्शन में ऑडियंस वेटिंग रूम में गया और वहां राहुल तथा कुसुम समेत सेना के कई सदस्यों से मिला। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे, राहुल ने सांत्वना देते हुए कहा। अब तक सरू में केवल एक ही रक्त संबंधी उत्तराधिकारी था, महामहिम। यह ऐसी खबर है जिस पर बधाई दी जानी चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं इस समय आसानी से ऐसा नहीं कह सकता। मैं बहुत हैरान था कि बॉडीगार्ड ऑफ एवरन ने कार्रवाई की। कुछ लोगों को तो रेबेलियन का भी संदेह हो गया था। कुसुम ने कहा, इन कुछ घंटों में खबर मिलने के बाद से लेकर अब तक उसने कितना सोचा और किन बातों से गुजरी थी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वह विशाल के पक्ष में खड़े होने के लिए दृढ़ थी, लेकिन इसका मतलब था विशाल को भविष्य की शक्ति के रूप में समर्थन देना, न कि अभी एम्परर के साथ विश्वासघात करना। ये रेबेलियन नहीं है, डेम हापर। क्या बॉडीगार्ड ऑफ एवरन राजधानी से बाहर नहीं गए? अगर को होता तो वे इंपीरियल पैलेस को निशाना बनाते। सर राहुल, चाहे आप कितने भी अनजान क्यों न हो, मैंने कोई खतरनाक बात नहीं कही। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसी मामूली बात को बहाना नहीं बनने देना चाहिए। कुसुम ने हल्की भौहें सिकुड़ते हुए जवाब दिया। खैर, चूंकि मेरे महाराज की अनुमति मिल चुकी है, गार्ड्स और सेंट्रल आर्मी जब भी आप कहेंगे सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे, राहुल ने कहा। सर केशव बीच में बोल पड़ा। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ग्रेस की तबीयत है। क्या वह ठीक हैं? वह काफ़ी कमज़ोर हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह इसे सहन कर पाएंगी या नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि फ़िलहाल उनकी हालत पूरी तरह स्थिर है और कोई खतरा नहीं है। अब मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूं कि वह सुरक्षित रहें। विशाल अभी यह कह ही रहा था कि गलियारे के दूसरी ओर से एक व्यक्ति उनकी ओर आता दिखाई दिया। इंपीरियल पैलेस के लंबे गलियारों में उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। विशाल रुक गया। दूसरी ओर आने वाला व्यक्ति भी रुक गया। दीपक की रोशनी कमज़ोर थी, लेकिन उसकी साफ सुथरी और सुंदर शक्ल को अंधेरे में भी पहचाना जा सकता था। वह लॉरेंस था। लॉरेंस ने भी विशाल को पहचान लिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। उसे अभी तक विशाल के राजधानी लौटने की खबर नहीं मिली थी,
लॉरेंस का चेहरा विकृत हो गया। उसके नर्म होंठ कसकर भींच गए और उसने ऐसा दिखाया जैसे विशाल को नजरअंदाज करके उसके पास से निकल जाना चाहता हो। लॉरेंस! विशाल ने उसे पुकारा। लॉरेंस रुक गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के भावों को सामान्य करने की कोशिश की। तुम कब वापस आए? आज दोपहर, विशाल ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। क्या युद्ध समाप्त हो गया? नहीं, लेकिन मुझे राजधानी की खबर मिल गई थी। लॉरेंस ने अपने चेहरे को भावहीन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा फिर से विकृत हो गया। वह जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। शुरू से ही लॉरेंस को लंबे समय तक खुद पर नियंत्रण रखना नहीं आता था। उसे मीरा से मिलता जुलता एक उग्र स्वभाव विरासत में मिला था। इसके अलावा उसे कभी धैर्य रखना सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लॉरेंस को खुद नहीं पता था कि वह विशाल से इतनी नफरत क्यों करता है। वह शुरू से जानता था कि केवल अमृता से शादी कर लेने की वजह से विशाल तुरंत उसका समर्थन नहीं करने वाला, बल्कि यही समय था जब वह विशाल को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। अगर विशाल इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता और दूरी बनाए रखना चाहता, तो वह उत्तर में ही रहता और अनजान बनने का नाटक करता। सीमा की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण थी और जरूरत पड़ने पर वह ये बहाना भी बना सकता था कि खबर उसे देर से मिली। लेकिन विशाल ने ऐसा नहीं किया और जल्दबाजी में वापस आ गया। इसका मतलब था कि वह अमृता को लॉरेंस की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व दे रहा था। जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, तब वास्तव में इसे अच्छी दिशा में जाता हुआ कहा जा सकता था। विशाल की अच्छी प्रतिष्ठा थी और जनता का समर्थन भी उसके साथ था। उसकी मदद से इस घटना के बाद पैदा होने वाली परिस्थितियों को उम्मीद से कहीं आसानी से संभाला जा सकता था। न तो ग्रैंड ड्यूक विजय और न ही ग्रैंड ड्यूक एवरन इतनी खतरनाक साजिश जैसे राजद्रोह को आसानी से अंजाम देने वाले थे। फिर भी लॉरेंस अपने चेहरे पर खुशी नहीं ला सका, इसलिए विशाल को न जानने का नाटक करते हुए उसके पास से निकल जाना ही वह सबसे अच्छा काम था जो वह इस समय कर सकता था। लॉरेंस को हमेशा से विशाल पसंद नहीं था, लेकिन अधिकतर यह असहमति और एक ही उम्र के रिश्तेदारों से होने वाली तुलना तक ही सीमित थी। उनमें तालमेल नहीं था। वह वास्तव में विशाल का सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास विशाल से सक्रिय रूप से नफरत करने का कोई कारण भी नहीं था। लेकिन अब सब कुछ अलग था। उसके भीतर कहीं गहराई में एक असहनीय भावना उबल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे विशाल ने उसके दिल की गहराइयों को किसी पंजे से खरोंच दिया हो और ठंडा मवाद जहर बनकर बाहर निकल रहा हो। ये घृणित था। लॉरेंस को लगा कि विशाल की उस भावहीनता और उदासीनता के पीछे भी लॉरेंस के लिए अवमानना और नफरत छिपी हुई है। और भले ही उसने उसे वास्तव में कभी देखा भी नहीं था, फिर भी वह अपने मन में विशाल के घृणा से भरे भयानक चेहरे की कल्पना करता रहता था। और लक्ष्मी, उसका चेहरा भी लॉरेंस के मन के एक हिस्से पर अब तक कब्जा किए हुए था। वह उसके मन में मौजूद नफरत से जुड़ गया था। ये वास्तव में एक रहस्य था। वह बस एक ऐसी स्त्री थी जिसमें उसकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वह ऐसी महिला भी नहीं थी जिसे कोई आसानी से हासिल या छीन सके। उन्होंने कभी ठीक से बातचीत तक नहीं की थी। उसने उसे आने के लिए कहा था, लेकिन उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वह आएगी। आखिरकार वह एवरन की महिला थी, ऐसी महिला जिसके लिए कर्तव्य और मिशन जुनून से अधिक महत्वपूर्ण थे। और पहली जगह लक्ष्मी को पश्चिम भेजने वाली भी अमृता ही थी। इसका विशाल से कोई संबंध नहीं था। ये कमीना वह सब छीन लेगा जो मेरा है। फिर भी बिना किसी ठोस आधार के लॉरेंस इसी विचार में फंस गया था और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। कुसुम ने एक बार लॉरेंस से कहा था कि अगर वह सरू को अपने साथ मिला सके तो वह एम्परर बन सकता है। लॉरेंस भी उससे सहमत था, लेकिन अब सब कुछ अलग था। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कभी विशाल को अपने पक्ष में लाने के बारे में सोचा ही कैसे था। कृपया हमें एक पल के लिए अकेला छोड़ दें, विशाल ने हल्के से हाथ उठाकर कहा। कुसुम, राहुल और सर केशव ने थोड़ा सिर झुकाया और पीछे हट गए। लॉरेंस को लेकर चल रहा अटेंडेंट भी समझ गया कि इस बातचीत में उसका हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा, इसलिए वह भी जल्दी से पीछे हट गया। तो क्या कहना चाहते हो? लॉरेंस ने खुले तौर पर शत्रुता दिखाते हुए पूछा। विशाल ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। लॉरेंस के विपरीत यही उसके भीतर की शत्रुता और नाराजगी का एकमात्र संकेत था। क्या बस इतना ही पूछना है तुम्हें? तुम किस बारे में बात कर रहे हो?
मेरा मतलब है, क्या तुम्हारे पास मुझसे पूछने के लिए सिर्फ युद्ध की बातें हैं? क्या तुम्हें ये जानने की जिज्ञासा नहीं कि सीमा ठीक है या नहीं? आखिर वह तुम्हारी बहन है ना? लॉरेंस ने ये सुनकर हल्के से भौहें सिकोड़ लीं। हाँ, अब जब तुम कह रहे हो तो क्या वह ठीक है? लॉरेंस ने बेरुखी से कहा। इस क्षण तक उसे अमृता की हालत जानने में विशेष रुचि नहीं थी। विशाल ने लॉरेंस की ओर एक कदम बढ़ाया। लॉरेंस उसके दबाव से विचलित नहीं हुआ, लेकिन अगले ही क्षण विशाल ने हाथ बढ़ाया। लॉरेंस चौंक गया और तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं सका। विशाल ने अपने बाएं हाथ से लॉरेंस का कॉलर पकड़ लिया और उसे दीवार से दे मारा। धड़ाम! ओह! पीठ दीवार से टकराने के झटके से लॉरेंस की सांस अटक गई। विशाल ने दांत भींचकर कहा, तुम जैसे व्यक्ति के लिए जीवन समर्पित करना कितनी बड़ी बर्बादी है। क्या बकवास! ओह! लॉरेंस ने विशाल का हाथ हटाने के लिए संघर्ष किया। लॉरेंस हथियार चलाना अच्छी तरह जानता था और शिकार करने में भी माहिर था। वह औसत से अधिक शारीरिक ताकत वाला युवा था। हिंसा का इस्तेमाल करने का भी वह काफ़ी अभ्यस्त था। लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह विशाल का बायां हाथ तक नहीं हटा सका। उसने विशाल को लात मारने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। उसने पूरी ताकत से अपने पंजों के बल खड़े होने की कोशिश की। दम घुटने से लॉरेंस का चेहरा लाल हो गया। उसके चेहरे पर अब वह सफ़ेदी और सुंदरता बिल्कुल नहीं थी। वह तुम्हारी छोटी बहन है। ये सब तब हुआ जब वह तुम्हारी माँ के मामले में समझौता कराने की कोशिश कर रही थी। और अगर तुम उसकी रक्षा करने के बारे में नहीं सोचते तो कम से कम ये चिंता करना सामान्य नहीं है कि वह ठीक है या नहीं। अटेंडेंट दौड़ता हुआ आया और उन्हें रोकने की कोशिश की। राहुल ने उसे पकड़ लिया और हल्के से सिर हिलाकर रोक दिया। लॉरेंस अब एम्परर का प्रिय पुत्र नहीं रहा था, और विशाल वह व्यक्ति था जिसने अब इंपीरियल फैमिली के सदस्य के रूप में जीवन जीने का निर्णय लिया था। राहुल का इतने उच्च पद वाले लोगों के बीच होने वाली लड़ाई में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हें कम से कम अपनी माँ, बहन और पत्नी की रक्षा तो करनी चाहिए। क्या दूसरों के सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हो? क्यों? क्या तुम्हें ऐसी भक्ति कम मिली है? हर दिन दूसरों को सलाह देते रहते हो। ओह! विशाल ने उसका गला दबाते हुए लॉरेंस की आवाज़ सुनने के लिए अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। लॉरेंस ने तुरंत होठों के कोने उठाए और व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। तुम जैसे गंदे पाखंडी किसकी रक्षा करोगे? 2-4 आंसू बहाने के बाद भी अगर तुमने किसी लाश को, जिसके हाथ पैर तक कुचल चुके हों, गाड़ी में लाद कर भेज दिया तो भी सब खत्म नहीं होगा। और तुम समर्पण की बात कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वह कायद जो अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था और भाग गया। विशाल ने एक बार फिर लॉरेंस को दीवार से दे मारा। फिर उसने गुर्राते हुए कहा, हाँ, तुम सही हो, खास, हाफ, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था इसलिए भाग गया। मुझे सबसे पहले तुम्हें ही मार देना चाहिए था। विशाल ने ऐसा कहा। लॉरेंस हंस पड़ा। किसी तरह उसके पेट के भीतर ठंडक सी महसूस हुई, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया था कि उसके भीतर का ये गुस्सा और नफरत केवल एक तरफा या उसका भ्रम नहीं था। तो कोशिश करके देखो, आखिर तुम्हारे अंदर इस गलियारे में चाकू निकालने की भी हिम्मत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नसों में बहने वाला खून तलवार को रोक देगा? ओह, तुम एम्परर नहीं बनोगे, लॉरेंस, विशाल ने कहा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम कौन होते हो जो? याद रखना, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हें किसी भी समय मार सकता हूँ। विशाल ने इतनी धीमी आवाज़ में कहा कि आसपास खड़े लोग उसे सुन नहीं सके। फिर उसने लॉरेंस को फर्श पर फेंक दिया। फेंके जाने के झटके से लॉरेंस दर्द में कराह उठा। विशाल ने नीचे पड़े लॉरेंस को देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। इसलिए प्रार्थना करो कि मेरी पत्नी को कुछ ना हो। इतना कहकर वह मुड़ गया। राहुल, कुसुम और सर केशव घबराकर उसके पीछे चल पड़े। महामहिम, विशाल का किसी से बात करने का मन नहीं था, इसलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह तेज कदमों से इंपीरियल पैलेस से बाहर निकल गया। उसके मन में लॉरेंस की कही बात गलत नहीं लगी। हाँ, अटेंडेंट ने सावधानी से लॉरेंस को उठाया। दीवार से टकराने के कारण उसकी पीठ बुरी तरह दर्द कर रही थी, लेकिन लॉरेंस के होंठों पर एक टेढ़ी मुस्कान बनी हुई थी। उसे ठीक ठीक पता नहीं था कि उसके मुंह से निकले शब्दों का क्या अर्थ था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने आखिरकार वह सब कह दिया हो जो वह कहना चाहता था।
लॉरेंस ने अपने सिकुड़े हुए कॉलर को ठीक किया और अटेंडेंट से कहा, मैं वापस जाऊंगा। फादर से कहना, गार्ड्स उस आदमी के पीछे जा रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे मिलने की जरूरत है। जी, और क्या? चटाक। लॉरेंस की हथेली अटेंडेंट के गाल पर पड़ी। अटेंडेंट ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। जैसे ही लॉरेंस ने उसका कॉलर पकड़ा था, तभी से अटेंडेंट मानसिक रूप से उसके गुस्से का शिकार बनने के लिए तैयार था। लेकिन लॉरेंस केवल 2 बार मारकर संतुष्ट हो गया, ताकि उसके गाल पर कोई निशान न पड़े। क्या तुम्हें फादर के सामने नहीं जाना चाहिए? जी। लॉरेंस ने अपनी मुट्ठी भींच ली। डरा हुआ अटेंडेंट आंखें बंद करके अपना पेट कसकर खड़ा हो गया। तभी लॉरेंस कुछ बार जोर से हंसा, उसके कंधे पर हाथ रखा और वहां से चला गया। तारांकन तारांकन तारांकन। अमृता के बेहोश होने से पहले हेली को 3 मुख्य निर्देश दिए गए थे। पहला, पश्चिम में ब्रदर कॉल्टन से संपर्क करना। दूसरा, बिशप निकोस से सहयोग मांगना और आर्चबिशप से अपील करना। तीसरा, बॉडीगार्ड को नियंत्रित करना ताकि अत्यधिक संघर्ष से बचा जा सके। इसके अलावा सूचना को नियंत्रित करने के संबंध में भी कुछ विस्तृत निर्देश दिए गए थे। लेकिन हेली जो कर सकती थी, उसकी भी एक सीमा थी। सबसे पहले, विशाल के आने के बाद बॉडीगार्ड से संबंधित मामला हेली के हाथ से निकल गया था, और घटना को इस तरह नियंत्रित करना कि मामला न बढ़े, लगभग असंभव था। जैसे ही बॉडीगार्ड ने सैन्य कार्रवाई शुरू की और गार्ड्स तथा सेंट्रल आर्मी ने उसका जवाब दिया, राजधानी के नागरिकों को इसकी जानकारी न हो, ये संभव ही नहीं था। आर्चबिशप से मिलना भी फिलहाल रोक दिया गया था। विशाल ने मंदिर की ओर सेना भेज दी थी। ऐसे में वह आगे आकर यह संदेश नहीं दे सकती थी कि अमृता मंदिर से लड़ाई नहीं चाहती। भले ही वह बातचीत करती, मंदिर की स्थिति को शांत होने में कई दिन लगते। फिर भी उसने बिशप निकोस को एक पत्र लिखा, जिसमें बताया कि अमृता गर्भवती है। उसने धन्यवाद का एक संदेश भी लिखा और कहा कि मंदिर में रहने के दौरान बिशप निकोस ने जिस तरह उनकी देखभाल की थी, उसे वह याद रखती है। यह इस बात का संकेत था कि वह जानती थी कि पूरा मंदिर उनका दुश्मन नहीं है। इसके अलावा इस समय हेली केवल ब्रदर कॉल्टन और लक्ष्मी को पत्र ही लिख सकती थी। वह बार बार आह भर रही थी। जब अमृता ने समस्या हल करने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया था, तब हेली ने एवरन की तरह बनने का दृढ़ निश्चय किया था। लेकिन जब परिस्थितियां वास्तव में सामने आईं, तो काम को सही तरीके से पूरा करने के लिए उसका झुकाव अमृता के आदेशों की ओर हो गया। स्थिति इतनी गंभीर नहीं होनी चाहिए कि हर ग्रेस भी इसे रोक न सके। ये बात निश्चित थी। उसे लक्ष्मी की याद आ रही थी। अगर लक्ष्मी यहाँ होती, तो वह निश्चित रूप से ऐसे समय में सामान्य समझ बनाए रखते हुए दोनों पक्षों के बीच संतुलन कायम कर पाती। वह आधी रात तक यही सोचती रही, बहन हेली, आखिर हर ग्रेस के साथ हुआ क्या है? उस रात अचानक लक्ष्मी ग्रैंड ड्यूक के निवास पर आ पहुंची। उसके साथ ब्रदर कॉल्टन भी था। दोनों ने साधारण कपड़े पहन रखे थे।